से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब मार्केट में आखिरी की 1.5 घंटे की तैयारी करेंगे, 1 घंटे 40 मिनट की। और मार्केट के लिए आज काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन लेकर आइए ज़रा एक बार। जिस तरीके से हम नॉर्मली शुरुआत करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून, श्रेया गुड आफ्टरनून। और ये बेसिक टेक्सचर मार्केट का, और एक बार वो प्लेट भी रखिएगा जिसमें हम सारे इंडेक्स दिखाते हैं आपको, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी। और ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मिड कैप और स्मॉल कैप में आज आउट परफॉर्मेंस है। आईटी में बड़ी गिरावट है, 1.5% के करीब आईटी नीचे है। और जो मार्केट में शानदार रिकवरी आई वो पूरी की पूरी बैंक निफ्टी के बदौलत। और एक चीज़, आज का लो देखिएगा निफ्टी का, कुछ देर में जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको उसकी सिग्निफिकेंस पता चलेगी कि जो एग्जैक्ट लेवल जो हमने सुबह आज बात की थी वहाँ से एक मार्केट में रिवर्सल आया और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्ट उस सपोर्ट से रिवर्सल आया, उन सब पर बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। कमज़ोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 125 पॉइंट से ज़्यादा सुधरकर 24,350 के पास आया। रिलायंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस और इन्होंने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी 500 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लौटी रौनक। इंडिया विक्स फ्लैट। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीडी पड़े सटीक। पहली तिमाही में दमदार प्रदर्शन से फिजिक्स वाला में रफ्तार करीब 7% उछल कर बना आज का हीरो। साथ ही अशोक लेलैंड और अंबर में भी रौनक कायम, लेकिन जेफरीज की डाउनग्रेड से 3% टूटा बीएसई। वहीं रिजल्ट्स के बाद वोल्टास भी करीब 4% नीचे। चार्ट जीपीडी शेयर एचएल, जुबिलेंट फूड्स में भी खरीदारी कायम। रियल्टी शेयरों में सबसे ज़्यादा खरीदारी, करीब 1% चढ़ा सेक्टर इंडेक्स। 5% उछाल के साथ ओबेरॉय रियल्टी वायदा के टॉप गेनर में शुमार। साथ ही डिफेंस और कैपिटल गुड्स शेयरों में भी रौनक, लेकिन आईटी, एफएमसीजी और सरकारी बैंकों में दबाव। आज मेटल शेयरों में जोरदार चमक। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 1% मजबूत। इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की कीमतों में उछाल से चमका हिंदुस्तान कॉपर। शेयर करीब 7% उछलकर बना वायदा का टॉप गेनर। साथ ही नाल्को, हिंडाल्को और हिंद जिंक में भी जोरदार तेजी। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में जोरदार एक्शन। इंडेक्स करीब 0.1% उछला। मोतीलाल ओसवाल 6% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं 2 से 3% भागे ग्रो, नुवामा और एंजल वन। The cash is here to stay for sure. Only we will see if there are certain constraints or certain issues that we can improve. Certainly we will look at it. कैश पर सीएनबी सेवास की मुहिम रंग लाए। सेबी चेयरमैन बोले, खामियों की हो रही है समीक्षा, जल्द दूर करेंगी, कोशिश करनी होगी कोशिश, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। इशारों में सीएनबी सेवास की कैश को लेकर कवरेज का भी खूब सराहा। Some media houses have done, I think, full day dedicated programs on how the cash could be improved in terms of like cash remaining as it is, but maybe certain things that are worrying some of the, I think, those who are doing options trading. कमजोर नतीजों के बाद टूटा जैगल प्रीपेड शेयर। 20% के डाउन सर्किट पर आईपीओ भाव के नीचे आया शेयर। साथ ही 7 से 13% तक फिसले श्नाइडर और एनएमडीसी स्टील। उधर रिजल्ट के बाद पूर्वांकरा में जोश, शेयर में 5% का उछाल। और Q1 में 10 तिमाहियों के रिकॉर्ड स्तर पर निफ्टी 50 का मुनाफा। ओएनजी से रिलायंस, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू और एयरटेल बने ग्रोथ ड्राइवर। मोतीलाल ओसवाल ने जारी की पहली तिमाही में रिपोर्ट, कहा लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में सेगमेंट में अनुमान से अच्छी रही ग्रोथ। चलिए मार्केट पर आते हैं अब। और देखिए आज का लो 24,227, 24,250 के करीब की हमने बात की थी कि 24,200 का स्टॉप होगा। और अपसाइड में 24,450 का जोन था, रुकावट का जोन। बाजार ने आज भी श्रेया विरुद्ध दायरे को नहीं तोड़ा है ना। और आज भी बाजार ने एक लोअर लो बनाया है। लगातार तीसरे दिन लोअर हाई बना, और टेक्निकली लगातार छठे दिन लोअर हाई बना है। हाँ, अब एक बार लास्ट के आधे घंटे में 1 घंटे में रैली आ जाए तो अलग बात है, लेकिन फिर वही कहानी, लगातार लोअर लेवल से रिकवरी। अब ऑलमोस्ट एक पैटर्न बन गया है कि 10:30 11 बजे तक मार्केट शॉर्ट्स एक्यूमुलेट करता है
और उसके बाद इंट्राडे में मार्केट में रिकवरी आती है, अगले दिन फिर वो रिकवरी नहीं टिकती है और आप फिर एक डाउनवर्ड मूव देखते हैं पहले घंटे में। लेकिन आज की रिकवरी को लीड किया निफ्टी बैंक ने। अगर आप देखें रिलायंस, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के 3 स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर आप एक एज अ सेक्टर देखेंगे तो शानदार मूव रहा बैंक निफ्टी में। नीचे से निफ्टी करीब 130 पॉइंट रिकवर हुआ, बैंक निफ्टी करीब 550 पॉइंट रिकवर हुआ। और अगर आप देखेंगे मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी है। लेट्स सी आखिरी का 1 घंटा 40 मिनट हमारे लिए क्या लेकर आता है। आखिरी का 1 घंटा 40 मिनट हमारे लिए क्या लेकर आता है, कहाँ पे नज़रें होंगी, क्लोजिंग कैसे होती है इस मार्केट की, सब पे नज़रें होंगी। लेकिन क्लियरली रिकवरी है इस मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी तो इन ग्रीन आ गया, अब निफ्टी भी इन ग्रीन आने की कोशिश करता हुआ। ब्रेथ भी अगर आप देखें, जो शुरुआत में मिड कैप और स्मॉल कैप रेड कारोबार कर रहे थे, अब आपको मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इन ग्रीन कारोबार करते हुए नजर आएंगे। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप भी रख दीजिएगा स्क्रीन पर। मेटल्स चला है, वही दूसरी ओर IT गिरा है। लेकिन इस सब सेक्टर स्पेसिफिक प्रश्न पूछूं उससे पहले सर, मार्केट ने जैसा कि आपने जिक्र किया, रेंज तोड़ा नहीं आज फिर से, और नीचे 250 नहीं टूट रहा, ऊपर 450 हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, फिर से एक रेंज में है। और अब मार्केट में समझ नहीं आ रहा, थोड़ी बोरिंग सी हो चली है मार्केट। अब स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप देखें तो ट्रिगर्स कम है, क्योंकि नतीजे भी फिलहाल Q1 सीजन खत्म हो चुका है। तो कैसे नेविगेट करें इस मार्केट पे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए श्रेया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको मार्केट बोरिंग लग रहा है तो कुछ और करें, है ना। नेटफ्लिक्स करें, Amazon प्राइम करें, बहुत कुछ है करने को। मार्केट का काम आपको एंटरटेन करना नहीं है, मार्केट यही है, आपको इसी में पैसा बनाना है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। अगर आप देखें, जैसे मुझे वो, अब क्योंकि आपने एंटरटेनमेंट की बात कर ली, मुझे एक बहुत शानदार फिल्म है फिर तेरी कहानी याद आई। एकदम बाजार में वही हो गया, फिर वही कहानी। और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ने आज फिर काम किया। अगर आप देखें, बाजार ने दोनों के दोनों लेवल्स को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा है। आज हमने 24,200 से 250 के जोन की बात की थी सपोर्ट जोन के लिए। 24,200 का स्टॉप लॉस था और 24,450 का स्टॉप लॉस था अपसाइड के लिए। पहले वो डाउन ट्रेड प्ले हुई, 24 खुलते ही डाउन टिक आई और सीधा, और 24,450 तो भूल ही जाइए, वो उसका तो कोई चांस ही नहीं था। वहाँ से शॉर्ट ट्रेड चली, लेकिन 24,250 के लेवल से 24,200 के स्टॉप की बाय ट्रेड भी चली। हाँ, 24,250 से हम एक बार 24,227 तक गए, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 20-23 पॉइंट तो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो बाय ट्रेड में भी 24,200 का स्टॉप लॉस नहीं लगा और एक अच्छी रिकवरी ट्रेड है। लेकिन एक और चीज़, दोनों तरफ आपको मैक्सिमम 80-100 पॉइंट मिले, इससे ज़्यादा नहीं। ये मार्केट उस तरीके की मार्केट है, उसमें 80-100 पॉइंट लेकर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अच्छी बात है। IT शेयरों में मंदी है, मेटल शेयरों में अच्छी तेज़ी है, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, अभी भी 1:1 पर है। इंडिया विक्स अभी भी नहीं चल रहा है, जो मुझे थोड़ा खलता है। अगर आज सुबह एक साइंस बन रही थी कि शायद इंडिया विक्स अब चलेगा, लेकिन इंडिया विक्स अभी भी फ्लैट है, वो खुला ऊपर लेकिन अब नीचे आ गया। ये थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी मुझे खल रही है। खैर, जो भी है, अब करना क्या है, देखिए बाजार में ये रेंज है, इस रेंज को आपको दोनों तरफ ट्रेड करना है, जब तक मार्केट ना कहे तब तक। इसमें ना, इसे कहते हैं ना, अपना दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, जो मार्केट कर रहा है हमको वो करना है। 24,250 पे बाइंग करनी है, 24,450, 450 पे सेल करना है, स्टॉप लॉस लगा देना है दोनों साइड पर और उस ट्रेड में बने रहना, जब तक मार्केट ना कहे कि इस रेंज से बाहर आने के लिए तैयार हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी कम हो रहे हैं। आज आपने देखे होंगे बहुत कम आपको स्टॉक स्पेसिफिक मौके मिले आवाज़ के दर्शकों को, फिर भी हमने कोशिश की आज 3-4 अच्छे स्टॉक्स बताने की, जैसे फिजिक्स वाला, जो आज मेरे ख्याल से सबसे शानदार ट्रेड रही। आज सुबह में हम इसको डिस्कस कर ही रहे थे। उसका अगर आप इंटरडे देखेंगे तो अभी भी ठीक है, डे हाई से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन फिर भी शुरुआत में तो क्या शानदार ट्रेड मिली। निफ्टी पर जहाँ तक रणनीति है, सपोर्ट रहेगा आपका 24,200 से 250 पर, और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 24,450 से 24,500 पर। बैंक निफ्टी की बात 57,000 से 57,200 ये सपोर्ट है। और आज का लो देखिए आप, आज सुबह हमने इस जोन की बात की थी कि इस जोन को डिफेंड करना जरूरी है। आज का लो था 57,119, मतलब एग्जैक्ट उस रेंज का बीचों बीच 57,000 57,200, और अपसाइड में रेजिस्टेंस है 57,800 से 58,000। अभी है हम उस जोन से थोड़ा दूरी हैं। चलिए वीरू, स्टॉक स्पेसिफिक आज थोड़े से कम मौके हुए है ना। हाँ, कम चॉइसेस हैं, बट जहाँ पे क्लियर एक मैंडेट मिल रहा है उसमें मैं एक बार रखूँगा केफिन टेक लिखा ही डायरेक्टर साहब 0.3% ऊपर है सारे एवरेजेस के ऊपर 964, और एक अटैम्प्ट इसने जुलाई लास्ट वीक में लिया था टू क्रॉस 200 एक्सपोनेंशियल, बट सक्सीड नहीं हो पाया था, लेकिन आज सक्सीड हुआ है। हालांकि ये सेकेंड स्ट्राइक है टू 200 में। जरा OI रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़। और ये धीरे धीरे पूरी पैटर्न जो है वो एक फ्लैग में कन्वर्ट हो रही है। तो एक केफिन टेक की प्लेसमेंट अच्छी लग रही है 964.75 पे।
1% का बिल्डअप है, शानदार सेटअप अच्छा लग रहा है यहाँ पे। दूसरा BHL 2% ऊपर। BHL टेक्निकली अगर आप देखें तो अब 18 मई के बाद, हालांकि एक दिन पोस्ट नंबर्स ये इस रेंज के ऊपर गया था, बट अब ये एक बड़ा फ्लैग कन्वर्ट है। 6 अप्रैल से लेके आज की तारीख के बीच में ये बड़ा फ्लैग, और लोडिंग देखिए 2.36 लाख की एक यहाँ पे हो गया, और एक नौकरी जरा इन्फो एच लेके आइएगा 1.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। एक फ्लैग का ब्रेकआउट इसमें था 28 जुलाई को, दूसरा था करीब करीब समझिएगा कि 11 अगस्त को, और ये तीसरा एक पैटर्न जो है मतलब उसी कंटिन्यूशन का 8.25 लाख शेयरों की लोडिंग। तो एक तीसरी अगर आप देखिए जो प्लेसमेंट इन्फो एच की थोड़ी सी अच्छी नजर आती हुई। तो ये बात हो गई 3 स्टॉक्स की। बट अनुज, मैं अपने प्रश्न में आज उस मुद्दे को उठाता हूँ जो हमने पिछले अगर आप देखें 5 दिन से उठाया हुआ है। बिल्कुल। ट्रेडर्स की, ऑप्शन राइटर्स की अगर आप देखें बड़ी चिंता थी कैश। इस स्वरूप में कैश हमारे लिए सही नहीं है, इस बात की बात हो रही थी इसी मंच पे। आज से भी प्रमुख का एक स्टेटमेंट भी आया, कुछ देर में मैं आपको स्टेटमेंट सुनाऊंगा भी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हाँ जारी है कामकाज, हम देख रहे हैं, चिंताएं हैं, उसको दूर भी करेंगे। कैसे देखते हैं आप इन स्टेटमेंट? देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे गर्व है CNBC आवाज़ की कवरेज पर, और एज एन एडिटर ऑफ द चैनल ऑब्वियसली ये सिर्फ मेरा काम नहीं था, ये पूरे चैनल का काम था। और हमने एक लाइन ली, और मुझे गर्व है सेबी चेयरमैन के रिस्पांस पर। देखिए, जो आज सेबी चेयरमैन ने बात कही, इशारों में उन्होंने हमारी ही बात की है ना। हमने भी लाइन ये ली थी कि कैश इम्प्लीमेंट होना, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वाइड सब रेगुलेटर्स ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि कैश इम्प्लीमेंट होगा, और हर जगह इम्प्लीमेंट हुआ है। तो कैश तो इम्प्लीमेंट होना है, और कैश का जो सिस्टम है वो इवेंचुअली रिटेल ट्रेडर्स के लिए, सबके सिस्टम की बेहतरी के लिए बनाया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई भी नया सिस्टम आता है उसको थोड़ा समय लगता है, और उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमने भी यही लाइन ली थी कि आप अभी कुछ दिन तक 3:15 बजे अपनी सारी ट्रेड्स निपटाइए, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी कुछ दिक्कतें आई थी, तो हमने वो दिक्कतें बताई थी, और हमने उन दिक्कतों पर शो किया था। हमने ये लाइन हमेशा ली थी, और मैंने अपने जो कल मैंने ट्वीट किया था उसमें मैंने, जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, मैंने यही कहा था कि बिग थैंक यू टू सेबी कि उन्होंने ये बात सुनी। और हमने जो एक मुहिम चलाई थी, जो ट्रेंड भी हुई थी, और उसके बाद हमने उसके ऊपर शो भी किया था, उसमें हमने हमेशा एक बात ये रखी थी कि कैश इन इटसेल्फ के हम अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन कैश में कुछ दिक्कतें आ रही, खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन। नॉन एक्सपायरी डे पे चलिए फिर भी आप एक बार कह सकते हैं कि आपको पता है कि अगले दिन वो मामला ठीक हो जाएगा, तो आप फिर भी, हालांकि वो भी ठीक होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। एक्सपायरी वाले दिन में क्या होता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग खत्म, वो एक ऑप्शन ही एक्सपायर हो जाता है, तो किसी के पास मौका नहीं होता है उसमें। अगर आपने उस दिन का ऑप्शन लिया हुआ है, वो 2 का 200 हो जाए, तो सेलर तो गया मार्केट से। तो ऐसे में आपको फिर वो एक मार्केट के एक इक्विलिब्रियम पे भी सवाल उठ जाएगा कि अगर ऑप्शन सेलर ही नहीं होगा इस मार्केट में, तो फिर कहाँ से काम होगा। तो ऐसे में अगर आप देखें जो बात कही उन्होंने, और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये बात मैंने आपको याद होगा, मैंने कही भी थी कि करंट सेबी चेयरमैन को जितना मैं जानता हूं ना, वो इस मामले में उनका ये एटीट्यूड नहीं है कि मैं एक रेगुलेटर हूं, हमने जो डिसाइड कर लिया बस वही है। ठीक है, आपने कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट की है, सबकी भलाई के लिए की है, लेकिन उसमें अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो उनको ट्वीक करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी भी लाइन यही थी ना कि एट द एंड ऑफ द डे कि कुछ दिक्कतें हैं, उनको बस ठीक करने की ज़रूरत है, अदरवाइज द सिस्टम इन इटसेल्फ इज़ गुड। ठीक है, तो वो आई थिंक एक चीज़ थी। और एक चीज़ मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि CNBC आवाज़ एक लौता चैनल है जिसने ये बात उठाई, और ये आई थिंक आप एक्स पे जाकर देख लीजिए, हर तीसरी ट्वीट आपको यही मिलेगी जो हमारी इस कोशिश को सराहना कर रहे हैं, है ना। देखिए, जो लोग, मैं तो ये तक कहूँगा कि उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, जिनको मैं प्रोफेशनली मानता था कि सिर्फ हमको ट्रोल करने के लिए आते हैं वो एक्सपर्ट, उन लोगों तक ने हमारा सपोर्ट किया, तो इससे मतलब बेटर हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्लियरली एक काम करते हैं, वो वेलकम है आगे भी ट्रोल करने के लिए। वैसे ऐसा नहीं है, मतलब वो, मैं सच बताऊं तो मैं तो उनमें से हूं, मुझे लगता है कि अगर कोई हमें ट्रोल करे या नेगेटिव कुछ बोले तो हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। लेकिन मैं पॉइंट ये है कि मुझे खुशी है कि जो हमारी मुहिम थी वो सॉर्ट ऑफ रंग लाई है। आइए, आज लगभग 11:45 पर सेबी प्रमुख ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या क्या स्टेटमेंट दिए, उसको बारीकी से जरा सुनिए एक बार। SEBI, our teams have been participating, been talking to the different participants on the level of participation, on what particular concerns are, and in the social media also there have been a lot of suggestions. I think some media houses have done, I think, full day dedicated programs on
how the cash could be improved in terms of like cash remaining as it is, but maybe certain things that are worrying some of the, I think, those who are doing options trading and so on. So we are actually analyzing those issues, and will soon come to a view on the matter. ओके मैं कहता हूँ ना, कई बार ऐसे दिन आते हैं ना जिसमें मतलब एक ग्रैटिट्यूड होता है ना, हम हाथ जोड़ के ग्रैटिट्यूड कहते हैं कि थैंक यू सो मच, और जो हमने एक बात की थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब एक ही टीम में, मतलब सबका काम एक ही है कि रिटेल को कैसे हेल्प पहुंचाई जाए एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर्स के लिए तो बहुत सब कुछ है, रिटेल के लिए बहुत कम वॉइसेस होती हैं, है ना। तो सेबी भी उसी के उसमें काम कर रहा है और हम भी रिटेल के फेवर की बात करते हैं। चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं। राइट सर, ये तो हमने कैश की आवाज़ की जो हमने मुहिम चलाई थी उस पर चर्चा की, साथ ही उसके बाद तुहिन कांत पांडे जी ने क्या कहा उसको भी हमने सुना। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक सवाल से मेरा आपसे, मेटल पैक जहाँ पे आज अच्छी तेज़ी देखी हमने, 1% से ऊपर ही इंडेक्स आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ आईटी पैक जहाँ पर आज ज़्यादा प्रेशर था, मेटल्स देखिए डेज हाई पर। अब एक बार आईटी पैक भी रख दीजिएगा स्क्रीन पर जहाँ पर प्रेशर है डेज लो के आसपास। इन दोनों स्पेसिस पर अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए थोड़ा सा आज आईटी का मूव है ना, वो थोड़ा सा एक समझ से परे है, क्योंकि आज कॉस्पी तो ट्रेड कर नहीं रहा था, तो कोई एल्गो ट्रिगर ट्रेड होने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी श्रेया, 200 डे मूविंग एवरेज के करीब आकर निफ्टी आईटी की रैली थक रही है, और इसीलिए हमने एक व्यू भी लिया था कि निफ्टी आईटी में अब आप वो जो ब्रॉड बेस हमारी रैली का व्यू था ना, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करिए। इंडिविजुअल स्टॉक जो कि स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि कोफोर्ज, टाटा टेक, OFSS, परसिस्टेंट, इनमें भले ही बने रहें। मेरा व्यू वो अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि वो जो एक हमने एक 27,000 पे निफ्टी आईटी के बहुत ही शानदार एक ट्रेड आइडेंटिफाई की थी, वहाँ से एक अच्छा आपको 15% का मूव मिला बहुत क्विक टाइम में निफ्टी आईटी में। एक 2 महीने का चार्ट रखेगा निफ्टी आईटी का, तो उस मूव में प्रॉफिट बुकिंग का समय था। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी अच्छे मौके थे। मेटल्स की जहाँ तक बात है, देखिए मेटल्स का पूरा गेम जो है वो डॉलर इंडेक्स का है, बॉन्ड यील्ड का है। इसमें कभी तेज़ी कभी मंदी। अब फ्राइडे और थर्सडे को नैल्को में इतनी बड़ी गिरावट थी, आज नैल्को टॉप गेनर बन गया। तो ये क्या है ना, ये इन स्टॉक्स का दिक्कत क्या है कि इनमें जब मूव्स आते हैं तो दोनों तरफ इस तरीके के मूव्स आते हैं, तो उनको आपको सिमटा कर जाना पड़ता है। जैसे आज भी अगर आप चाहें तो नैल्को की ट्रेड को ना निपटा के जाएं, कल जो होगा वो देखेंगे, कल दोबारा एक फ्रेश व्यू लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपने स्टॉक स्पेसिफिक बात की है, तो मैं रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स की बात करूँगा, और लेकर आइए रफ्तार के घोड़े की स्टिंग। सबसे पहले इसमें शुरुआत मैं करूंगा आज की सबसे शानदार ट्रेड के साथ, फिजिक्स वाला। आई थिंक इंट्रा डे में अगर आप देखें तो 10% से ज़्यादा भागा, सुबह खुला 3% नीचे, जो हमने बात की थी कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और सिर्फ CNBC आवाज़ के व्यूअर्स तैयार थे आज की इस रैली के लिए, क्योंकि सिर्फ CNBC आवाज़ ने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नंबर्स अच्छे हैं, और जस्ट बिकॉज एक फ्री ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा उससे बिज़नेस मॉडल नहीं हर्ट होगा, क्योंकि एक बिज़नेस मॉडल नीश है। तो अगर आप CNBC आवाज़ पर थे, और हमने प्री ओपन में जबकि नीचे था, प्री ओपन में नीचे था, चाहते तो उसको हम चेंज कर सकते थे, लेकिन फिर भी उस व्यू को इंटैक्ट रखा, और वहाँ पर देखें आप, और ये कन्विक्शन आता है जो हम एक सिंपल एक आप एनालिसिस कह लें या स्टडी कह लें इतने सालों की, या जो मर्जी कह लें, उसके बेसिस पर हमने एक कॉन्फिडेंस के साथ ये व्यू लिया था कि आज ये आपके लिए सबसे अच्छी ट्रेड रहेगी। ये बात भी की थी सुबह कि अगर आपने प्री ओपन में या ओपनिंग में लिया, 10% की रैली मिल गई। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो बुक कर लें, क्योंकि ऐसी ट्रेड्स आपको बाजार कभी कभी देता है जिसमें 115 पे खुल के 5 मिनट के अंदर 128 रुपये रेट हो जाए। मतलब 10% की इंटरडे रैली स्क्रीन पर अगर आपको प्ले हो, कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी हो, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये बात हमने ये भी बात कही थी मार्केट ओपनिंग के बाद। तो क्लियरली आज का हीरो सबसे बड़ा। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल आज FNO का टॉप गेनर है, और आज सुबह आवाज़ का क्विक सिंगल भी था। आपको याद होगा हमारे पैनल ने सुबह खुलते ही मोतीलाल ओसवाल पिक किया था। यहाँ पर अच्छे मूव्स आए। क्वालिटी वॉल्स, इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर, वाडीलाल के नंबर्स बहुत अच्छे थे, इसके बाद क्वालिटी वॉल्स के नंबर्स भी अच्छे आए। अब क्वालिटी वॉल्स अलग से लिस्टेड है, पहले ये लीवर का हिस्सा थी, अब नहीं है, अब अलग से लिस्टेड है, और शानदार मूव्स हैं इसमें। 7.5% के मूव्स इस स्टॉक में, ज़बरदस्त। छोटी कंपनी नहीं है वैसे अब 15-16 हज़ार करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पर अगर आप देखें तो मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों में क्लियरली एक स्ट्रक्चरल तेज़ी आपको दिखाई देगी। अब आते हैं आज के फिसड्डी स्टॉक्स पर, और फिसड्डी स्टॉक्स में मैं सबसे पहले रखूँगा एक ऐसा स्टॉक
जिसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था, जैगल प्रीपेड, एज ए जैसे कहते हैं ना गॉड्स गिफ्ट है अगला। पता है क्या हुआ इस स्टॉक में? आज का रेट देखिए इसका 160 का लोअर सर्किट पर है, खराब नतीजों से पिटाई हुई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने हाई से, इसका ना 3 साल का चार्ट रखिएगा, अपने हाई से अभी ये स्टॉक 1/3 हो चुका है। 500 का हाई था इसका, 500 का, और आज ये स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से नीचे आया है। देखिए ऑलमोस्ट 600 का हाई था, 600 से 160 हो गया है ना। तो मतलब, और अगर वो तो सर्किट है, अगर और मतलब वो तो स्कोप है ना। और ये क्या है ना, ये सब कॉन्सेप्ट स्टॉक्स वगैरह में मुझे यही सब लगता है दिक्कत, क्योंकि ये आईपीओ के टाइम में बहुत फैंसी हो जाती है इनमें। और आईपीओ को वैसे अच्छा किया भी, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन अब नंबर्स नहीं आ रहे तो अपने हाई से 1/3 हो गया। इसके अलावा वोल्टास यहाँ नतीजों के बाद फिसला, ब्रोकरेज कमेंट्री काफ़ी मिली जुली थी। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि वोल्टास को कलर देने में डर लग रहा है, तो इसके लिए हमने न्यूट्रल रखा था। सुबह शुरुआत ग्रीन में हुई, उसके बाद रेड में आ गया, तो इसके लिए ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग रहा स्टॉक। बीएसई एक और स्टॉक रहा, अच्छी रिकवरी रही यहाँ पर, लेकिन फिर भी एफएनओ के टॉप लूजर्स में शामिल है ये स्टॉक का। चलिए श्रेया के पास चलते हैं, ट्रेंडिंग काउंटर्स, और फिर कार्यक्रम के क्रम की बात करेंगे और फिर ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। श्रेया बताएं। मार्केट में रिकवरी है, लेकिन फिर भी इन रेड आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो शुरुआत करेंगे गिरने वाले स्टॉक्स के साथ। सबसे ज्यादा प्रेशर किन स्टॉक्स पर पड़ा है आपके स्क्रीन पर आएगा। आईटी पैक में आज देखिए गिरावट है, तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस आपको निफ्टी के टॉप लूजर्स में दिखाई देंगे। इन्फोसिस 2% से ज्यादा गिर गया, एचसीएल टेक भी 2% और टीसीएस में भी लगभग 2% की गिरावट है। अगेन आईटीसी आपको एफएमसीजी पैक से कमजोर होता हुआ नजर आएगा, 2% ये भी टूटा। वोल्टास नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस डिवाइडेड थे, 4.5% का डेंट पड़ा है, स्ट्रीट ने किया है पनिश। वोडाफोन आइडिया चला ये स्टॉक पिछले कुछ सत्रों से, लेकिन आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ, 2.5% नीचे। बीएससी जेफरीज की वो बड़ी डाउनग्रेड और 3.5% नीचे, हालांकि इंट्राडे में रिकवरी के कुछ संकेत थे। कोचिन शिपयार्ड ये 2.5% टूट गया नतीजों के बाद। अब वाइदर में अगर आप देखें चलने वाले स्टॉक्स में निफ्टी के गिनर्स में शुमार दिखाई देंगे आपको हिंडाल्को, जहां पे मेटल्स में अच्छी तेजी है, एचडीएफसी लाइफ चढ़ेगा 1.5%, टाटा स्टील मेटल पैक में अच्छी तेजी है 1.5%, एक्सिस बैंक आपको नजर आएगा 1% ऊपर। वाइदर में अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल 6.5% ऊपर है, आइनॉक्स विंड 4.5%, ओबेरॉय रियल्टी 3% से ऊपर चढ़ा, और सुजलॉन एनर्जी में भी आज खरीदारी 3.5% के ऊपर। तो ये एनर्जी वाले स्टॉक्स अच्छा कामकाज करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और समझाऊंगी कि कार्यक्रम में होगा क्या। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ है SMIFS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, अरुण कुमार मंत्री और सोमिल मेहता जी से। 2:30 बजे आशीष बताएंगे हिंदुस्तान जिंक में जोरदार चमक क्यों है। 2:40 पर नूपुर से समझेंगे मोतीलाल ओसवाल की Q1 रिपोर्ट। 2:45 पर नूपुर ही बताएंगे बीएससी में एक्सीडेंट क्यों हुआ। फिर हॉर्मा से समझेंगे MTF पोजीशंस में उछाल क्यों आया। 2:50 पर अनुज जी से स्ट्रैटेजी लेंगे, साथ ही समझेंगे मार्केट पर प्री कैश की स्ट्रैटेजी। 3:05 पर नूपुर बताएंगी डीलर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। 3:10 पे BTST STBT लेंगे। 3:15 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे DR चोकसी फिनसर्व के MD देवेन चोकसी जी। 3:20 पर ऋतु बताएंगी कि FCNR विंडो 1 महीने पहले क्यों बंद होगा। और 3:30 बजे इनफैक्ट अनुज जी से समझेंगे कल के बाजार के लिए रणनीति। 3:35 पर EMS इंडस्ट्रीज पर चर्चा के लिए मोतीलाल ओसवाल इवेंट से डिक्सन टेक के VCN MD अतुल लाल जी जुड़ेंगे। ओके चलिए, पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ, ट्रेड की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, आप शुरुआत करें इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है उसमें मोमेंटम बढ़िया है और वो है KFIN टेक। KFIN टेक में ट्रेड करा है 976.40। मोमेंटम बढ़िया है, ये ले जा सकता है करीब 1000 तक, हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड कल तक बने, और स्टॉप होगा 970 का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में होगा, लेकिन स्पिल ओवर ट्रेड पॉसिबल है। 1000 एक लॉजिकल टारगेट होना चाहिए KFIN टेक। जी हाँ, KFIN टेक, अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, नैम इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। नैम इंडिया ने वापस अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉसेस 1179 के नीचे लगा के रखने हैं और 1225 तक के टारगेट पॉसिबल है नैम इंडिया में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, जो 1200 वाला कॉल ऑप्शन 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। निपॉन लाइफ इंडिया, ये हो गई माइनस पिक जहां पर आपको खरीदारी करनी है।
राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी पिक रहेगी एमसीएक्स। इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। तो पिछले हमने देखा पिछले हफ्ते एक 2-3 दिनों में ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था। पिछले हफ्ते एक 3 दिन आप कह सकते हैं कि अगर चार्ट प्योरली देखें तो 3 दिन का कूल ऑफ था। आज यहाँ पे एक रिवर्सल है, तो मुझे लगता है ये जाएगा करीबन 3000 से लेके 3020 तक। तो एमसीएक्स इज अ बाय, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा श्रेया 2950 का। ओके, चलिए अब अरुण मंत्री जी भी हैं हमारे साथ। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी हेलो सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। कैपिटल गुड्स सेगमेंट में इसी में अच्छा मोमेंटम है, तो कमिंस इंडिया में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक 2 दिन के रिवर्सल की कैंडल क्लियरली डेली चार्ट पे नजर आ रही है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से वापस अपने रिसेंट हाइस की तरफ जा सकता है, तो 5465 के आसपास खरीदें। 5410 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5570 5570 तक के टारगेट्स कमिंस इंडिया में आ सकते हैं। तो पोजिशनली 1 से 2 दिन का व्यू लेके कमिंस इंडिया को बाय करके चल सकते हैं। कमेंट्स इंडिया डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, शानदार मूव यहाँ पर भी है। आपका कॉल, आप चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा पीएनबी पर। पीएसयू बैंक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पीएनबी ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। इन द लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला है टुवर्ड्स द 10 डेली मूविंग एवरेज, लेकिन वहीं पे ही सपोर्ट लेकर एक फिर से नया मूव शुरू हुआ है ऊपर की तरफ। पीएनबी के टारगेट्स मेरे ऊपर के रहेंगे 125 पर, और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 115। पीएनबी सोमिल जी की पिक हो गई। खरीदारी की राय इन स्तरों पर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय साइड की ट्रेड आई है। रिकैप करूं उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो इस मार्केट में वो समझ लेते हैं। शरद जी जुड़ते हुए हमारे साथ। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया इस मार्केट में सर? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है एचडीएफसी लाइफ एक बढ़िया बेट साबित होनी चाहिए। ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनीज ने ऊपर से काफी बड़ी करेक्शन देखी है अक्रॉस द बोर्ड। एचडीएफसी लाइफ ने भी काफी बड़ी करेक्शन देखी है, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए जो इंडिया में अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इनकम राइजिंग के साथ पेनिट्रेशन के बहुत बड़े स्कोप्स हैं। प्लस मुझे लगता है अभी जो वैल्यूएशन है वो भी लगभग 1.9 टाइम्स है ईवी पे। हमें हमारा ये मानना है कि 2.5-3 के आसपास की ईवी टू सेल्स मिलनी चाहिए एम्बेडेड वैल्यू पे, और 15-16% जैसी ईवी में ग्रोथ बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है एचडीएफसी की, और एचडीएफसी भी काफी अग्रेसिव ग्रोथ की बात कर रहा है, तो वो आपको एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स में भी दिखनी चाहिए। तो हमारे अनुमान से अगर ये 15-16% जैसी ग्रोथ ईवी में आती है और 2.5 के आसपास का ईवी टू प्राइस मिलता है, तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो लगभग 750 के आसपास आते हैं। तो हमें लगता है 750 के लक्ष्य 1 से 1.5 साल में एचडीएफसी लाइफ एक काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट होनी चाहिए। एचडीएफसी लाइफ लॉन्ग टर्म बेट शरद जी की पिक आती हुई। इन्वेस्टमेंट आइडिया हो गया इनका इस मार्केट में। चलिए अब रिकैप कर देती हूँ। टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिएगा। गाबो सर कह रहे हैं कि हाँ, के फिनटेक ज़्यादा पसंद आ रहा है। खरीदारी कीजिए इन स्तरों पर। 1000 की टारगेट है, 970 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी ने निपॉन लाइफ इंडिया चुना है, जहाँ पर स्ट्रेंथ इस पूरे स्पेस में इनफैक्ट अच्छी स्ट्रेंथ है। 1225 की टारगेट है, 1179 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। राजेश जी कह रहे हैं एमसीएक्स कैपिटल मार्केट स्पेस में स्ट्रेंथ, तो एमसीएक्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बीएससी मात्र टूटा है, ध्यान रखिएगा अपने कारणों की वजह से। 3020 की टारगेट और 2950 का स्टॉप लॉस। अरुण जी कह रहे हैं कि कमेंट्स इंडिया, क्योंकि कैपिटल गुड्स काफ़ी अच्छा करता हुआ, तो यहाँ पर नजर रखिए। 5570 तक जा सकता है काउंटर। 5410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी ने पीएनबी चुना है, पंजाब नेशनल बैंक। इन स्तरों पर खरीदारी की राय। रिकवरी भी है स्टॉक में। 125 की टारगेट है, 115 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आखिर में शरद जी ने एचडीएफसी लाइफ चुना है इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से। अच्छी स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर काउंटर में आज भी। 750 के लिए देखिए और खरीदारी की राय लेकर आइए। एक बार मार्केट फिर से देख लेते हैं कि इतनी देर में क्या कुछ देखने को मिला है। जिसका तस आपको नजर आएगा इनफैक्ट फ्लैट और बैंक निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके थे बाजार में। और जहां पर मेटल्स स्मॉल कैप में कुछ काउंटर्स चलते हुए हमने देखा। हिंदुस्तान कॉपर, फिजिक्स वाला जो आज सबसे दमदार ट्रेड बैठी सीएनबीसी आवाज़ की। सर ये 2 काउंटर काफ़ी दिनों बाद चले हैं, विंड काउंटर्स। आइनॉक्स विंड और सुजलॉन देख रही थी मैं, बहुत दिनों के बाद तेज़ी देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स को?
बिल्कुल श्रेय, ये वो आपके वो के ड्रामा जैसे हो गए हैं ना, क्योंकि आप वो एंटरटेनमेंट की बात कर रही थी ना, तो थोड़े से कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर एंटरटेनमेंट है आपके लिए, बट अदरवाइज ऐसा और कुछ खास है नहीं मार्केट में। और देखिए निफ्टी में भी आप देखें तो वो रैली बन रही थी ना, जो इस मार्केट में दिक्कत पता कहाँ आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। इस मार्केट में लोग शॉर्ट कब करते हैं, जब उनको लग रहा है कि ब्रेकडाउन आ रहा है। तो आज सुबह सुबह लोगों ने शॉर्ट किया होगा पहले घंटे के बाद। लॉन्ग कब करते हैं लोग, जब ऑलरेडी लोअर लेवल से रिकवरी होके रैली भी ऑलमोस्ट फिजल आउट होने की तैयारी कर लेती है, जबकि पैसा बन रहा है आपका थोड़ा उल्टा काम करके, है ना, थोड़ा रिवर्स ट्रेड लेकर। सुजलॉन देखिए इतने समय से इतना पिट रहा है, मतलब क्या ही बात करें इसकी। 60-65 वाला स्टॉक 45 पे आ गया था, तो ठीक है 45 से 1-3 महीने का चार्ट रखिएगा सुजलॉन का। आई थिंक 65 से गिरना शुरू हुआ था और वन वे गिरा था स्टॉक, 60 या 65 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ 60 से गिरा था, 45 तक आया था, तो ठीक है। इतना गिरने के बाद थोड़ी रिकवरी आ गई। आइनॉक्स भी काफ़ी गिरा था, इतना गिरने के बाद थोड़ी रिकवरी आ गई, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत वोलेटाइल है मार्केट और बहुत तंग करने वाला। जी वोलेटाइल है मार्केट और कुछ स्टॉक स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं। इस बीच आप लेके आइए एक बार यूएसएल क्या कर रहा है। यूएसएल 1545 पर, यानी जून 2025 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। यस, जून 2025 के बाद आपका सेंस क्या कहता है इस पर राजेश सतपुते जी? यूएसएल एक फ्लैग इटसेल्फ प्लस जून 25 के बाद की पूरी रेंज का ब्रेकआउट, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक का? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। 10 डे के नीचे नहीं जा रहा है और पिछले अगर आप देखें 10 से 12 दिन इसी लेवल के आसपास मेंटेन कर रहा है। और ये जो लेवल है वो है करीबन 1500-1520 का। तो जब तक ये 1500-1520 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक लोअर साइड एकदम प्रोटेक्टेड है। तो ये जो ओवरबॉट था ये करेक्ट हो रहा है, कूल ऑफ हो रहा है। ब्रेकआउट का लेवल क्या है इसका? देखिए ब्रेकआउट का लेवल है 1560 का। तो 1560 ये इंट्राडे का पहला टारगेट होगा। 1560 के बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो कम से कम मुझे लगता है 50 से 80 रुपए का मूव मिलेगा। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड है, 1520 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस पोजीशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद फिर वापस लौटेंगे कैश कॉल्स के साथ। वेलकम बैक। चलिए वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का, और कैश कॉल्स लेंगे हम सोमिल जी से, राजेश जी से और गापा सर से। सोमिल जी बताइए, कैश में कौन सा काउंटर देखा आपने? कैश में मैंने काउंटर चुना है KPIL कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर ऑलरेडी एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ब्रेकआउट हमने देखा इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स के पहले। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। आवरली चार्ट पर एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ आज ब्रेकआउट मिला है। ग्रेट सेटअप। इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1350 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1550। ओके, पहला कैश कॉल कल्पतरु प्रोजेक्ट्स आपकी स्क्रीन पर करीब 1401 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, नजर है MSTC के चार्ट के ऊपर। MSTC का चार्ट देखिए, बुलिश एंगल्फिंग परसों था फ्राइडे, टेक्निकली आप कैंडलस्टिक की बात करूं मैं तो, और उसके बाद आज यहाँ पे अच्छी फॉलोअप मिल रही है, वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। तो 650 के आसपास है, 670 तक तो जाना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 640 का। ओके राजेश सतपुते जी आपकी, सॉरी गाबा सर आपकी ट्रेड कैश में? मेरा स्टॉक रहेगा पीबीओ टेक। पीबीओ टेक ट्रेड करा 1692 पर। सेटअप के हिसाब से अच्छा लग रहा है सेटअप। तो ये 2 हफ्ते का एक कंसोलिडेशन हुआ है। टारगेट ट्रेड करा 1692, स्टॉप आएंगे 1675 और टारगेट होगा 1730। पीबीओ टेक हो सकता है स्पिलओवर ट्रेड कल तक के लिए टीबीओ टेक का। चलिए मीनवाइल राजेश पालियो भी जुड़े हमारे साथ शो में। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस समय की? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे फार्मा स्पेस पे फोकस है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी बन रही लुपिन में, ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। एक करेक्शन के बाद यहाँ पे हमें लगता है कि अब एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। स्टॉक में अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2300 2320 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 2230 के आसपास। ओके, ल्यूपिन पर ये व्यू डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। आज इनफैक्ट हमने चार्ट जीपीटी में आई गेस इसको मेक और ब्रेक जोन पर लिया था, और देखिए अब निचले स्तरों से रिकवरी के साथ डेज हाई पर कर रहा है कामकाज।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ काउंटर्स का जिक्र करते हैं जहां पर अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। और मेटल पैक का हम जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और हिंदुस्तान कॉपर देखिए यहाँ पर खास तौर पर अच्छी तेजी है और हिंदुस्तान कॉपर 7% की तेजी के साथ आज कामकाज कर रहा है, हीरो ऑफ द डे बना हुआ है। लेकिन तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। और सुबह से ही मैं ट्रैक कर रही थी इनफैक्ट कैश का ये काउंटर हिंदुस्तान कॉपर अच्छी तेजी है, क्या कारण है? बिल्कुल, आज का टॉपर हिंदुस्तान कॉपर बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। काफी दिनों से रुका हुआ था स्टॉक और आज एकाएक आप देखें तो तकरीबन 8% की बड़ी तेजी देखने को मिली है। अब बहुत सारे कारण है इसके पीछे। दरअसल अगर आप देखें तो सबसे पहले कि चाइना में जो कॉपर का आउटपुट है इसमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और जो रिफाइंड कॉपर आउटपुट है इसमें फोरकास्ट किया जा रहा है कि अगस्त के अंत तक 1.05 मिलियन टन्स के आसपास देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन है कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगस्त में आउटपुट अगर घट रहा है तो इससे पहले वाले महीने में भी, जुलाई में भी देखें तो तकरीबन पिछले साल के मुकाबले 3.18%, यानी डिमांड तो बहुत मजबूत है लेकिन आउटपुट घटता जा रहा है। साथ में अगर आप देखें तो जो फोरकास्ट यहाँ पर किया जा रहा है ये काफ़ी कम है। और एलएमई में दरअसल क्या हो रहा है ना कि जो स्टॉक पाइल है इसमें लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है और जो प्राइजेज हैं इसमें फ्राइडे को सर्ज यहाँ पर आपको देखने को मिला। आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो कॉपर की कीमतें बढ़ रही हैं और साथ में जो स्प्रेड्स हैं ये भी थोड़ी सी वाइडनिंग हो रही है। और इनफैक्ट 42 कंसेक्यूटिव सेशंस ऐसे एलएमई में देखने को मिले जहाँ पर ये जो स्टॉक पाइल है ये लगातार घटा है और इनफैक्ट ये 2014 के बाद सबसे ज़्यादा लगातार एक कंसेक्यूटिव स्ट्रीक देखने को मिली। तो ये अपने आप में बता रही कि शॉर्टेज है सप्लाई की लेकिन डिमांड तो आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। और जब जब कॉपर के प्राइसेस इंचअप करेंगे ना आपको ज़्यादा बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा हिंदुस्तान कॉपर में। हालांकि भारत में और भी कॉपर की कंपनीज हैं लेकिन हिंदुस्तान कॉपर हमेशा से आउट परफॉर्म करता है। इसके पीछे का कारण ये कि पूरी भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि 100% इंटीग्रेटेड है, यानी कॉपर ओर से लेके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तक इनके पास सभी की रेंज है। तो एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है और कंपनी के प्लान्स भी हैं कि दरअसल 4 मिलियन टन से 12 मिलियन टन यानी तकरीबन आप देखिए तो 3x अपनी क्षमता करने वाले हैं। और FY27 के लिए 600 करोड़, FY28 के लिए 1000 करोड़ के केपेक्स का प्लान इन्होंने रखा हुआ है। Q1 के नंबर्स आप देखें तो हिंदुस्तान कॉपर के बहुत ही एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे, जहां पर जो एबिटा मार्जिन 41% के थे Q1 पिछले साल में, अब वो इस तिमाही में 54% के देखने को मिले। मुनाफा 134 करोड़ से बढ़कर 353 करोड़ हो गया। नंबर्स इससे बेहतर हो नहीं सकते और यही सब मार्केट को पसंद आ रहा है। जब जब कॉपर पर फोकस आएगा हिंदुस्तान कॉपर आउट परफॉर्म करेगा। जैम कॉपर अगर आप देखें इस वक्त और कॉपर का इम्पैक्ट हिंदुस्तान कॉपर पे समझाया आपको आशीष ने कॉम्बिनेशन को। वाकई अगर आप देखें चार्ट के लिए ऐसा इतना एडवांस प्लेस्ड चार्ट था ये पिछली बार, जो याद अच्छी तरीके से दिसंबर 25 पर। मैं इस पर फंडामेंटल राय लूँ उससे पहले एक टेक्निकल राय लेता हूँ। राजेश पालवे जी जो अभी भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे, राजेश जी इस पूरे अगस्त के कमेंसमेंट के साथ मेटल्स में एक नई मूव आया है बट उसमें से भी सुपर एग्रेसिव है आपका हिंद कॉपर और ये ऑलमोस्ट आप समझिएगा कि पूरे CY26 की फॉलिंग चैनल को काट रहा है, सारे एवरेज के ऊपर आके बैठा है। अगर मैं एक रीजनेबल यहाँ पर रिस्क लूँ, आई मीन वैल्यू एट रिस्क मान लीजिए यहाँ पर 5% रखना चाहता हूँ, मैं 25 रुपये का स्टॉप लॉस लेके बैठने को तैयार हूँ। ये हिंदुस्तान कॉपर का स्ट्रक्चर कैसे क्या कह रहा है आपको? तो वीरेन जी देखिए, ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी स्टॉक में जिस तरीके से अब फॉर्मेशन बना है, अगर हम इसको मंथली और ईयरली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक अब अपने एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके की प्लेसिंग है अभी स्टॉक की, यहाँ पे हमें लगता है कि 600 रुपये तक तो ये अप मूव यहाँ से बन सकता है। और 600 रुपये का अगर ये ब्रेकआउट कर लेता है तो फिर ये स्टॉक में हमें लगता है कि और तेजी यहाँ पे आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह, स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी है और हमें लगता है कि आज का मूव काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की क्लोज इंपॉर्टेंट रहेगी। 570-75 के ऊपर अगर बंद हो जाता है तो स्टॉक में इमीडिएट टारगेट 600 का बन सकता है एंड देन पोजिशनली हमें लगता है इसमें 650-670 की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। एट दिस मोमेंट 555 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करें। ओके चलिए आप एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए मानस जी हैं, राजेश पालवे जी हैं और अरुण मंत्री जी हैं। तो मानस जी आप शुरुआत करें। तो देखिए आइनॉक्स विंड पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर अभी तक तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे लेकिन आज कुछ रिवर्सल के साइन है। स्टॉक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन किया है।
तो इसके ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। 77.50 ₹77.50 के स्ट्राइक रेट वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। ₹2.25 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो रहेंगे ₹1.20 के नीचे, और टारगेट सेट करने हैं ₹4.25 के। डिस्क्लोजर के इसके ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। आइनॉक्स विंड -G के पिक हो गए। अरुण जी, ऑप्शंस में आपकी ट्रेड? श्रेया जी, HDFC AMC के साथ जाना चाहूंगा। ओवरऑल कैपिटल मार्केट थीम में मुझे लग रहा है फॉलो बाइंग आ सकती है, तो HDFC AMC के एट द मनी कॉल को लेने की सलाह है। 2550 के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करें। 32 से 33 रुपए के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 24 रुपए का लगाए। मुझे लग रहा है स्टॉक 2570 तक के लेवल दिखा सकता है, और तो इसके ऑप्शंस के प्राइसेस ऑलमोस्ट 57 तक जा सकते हैं। तो 34 रुपए के आसपास बाई करें। 57 का टारगेट रहेगा और 24 का स्टॉप लॉस। ओके, HDFC AMC 2550 की कॉल। राजेश पालवे जी, आपका ऑप्शन ट्रेड? वीरेन जी, यहाँ पे रियल एस्टेट स्पेस पे फोकस है और उसमें हमें लगता है फिनिक्स लिमिटेड को बाय किया जा सकता है। स्टॉक में देखें तो डेली चार्ट पे सेटअप के हिसाब से फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है यहाँ पे स्लाइट इन द मनी 1920 1920 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। 41 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपसाइड के टारगेट 55 से 60 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 31 रुपए के आसपास। ओके, चलिए अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट शेयरों की। ओवरऑल कैपिटल मार्केट शेयरों में ज़ोरदार रिकवरी है, लेकिन BSE अभी भी F&O के टॉप लूजर्स में है। आखिर जेफरीज ने क्यों इसे डाउनग्रेड किया और क्यों स्टॉक पर प्रेशर आया, नूपुर से समझते हैं। नूपुर, बताइए। बिल्कुल, जेफरीज की तरफ से यहाँ पे डाउनग्रेड आते हुए नजर आया और लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है जहाँ पे BSE के स्टॉक में जो है वो दबाव देखने को मिला है। जेफरीज ने रेटिंग भी घटाई और साथ ही साथ टारगेट प्राइस भी कट यहाँ पर करते हुए दिखे। पहले होल्ड की रेटिंग थी, वहाँ से अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस देखे तो 3520 रुपये से घटा के 2940 रुपये का किया है। करीबन 16% का डाउन टिक यहाँ पे टारगेट प्राइस में आते हुए नजर आया है। फिलहाल वैल्यूएशन के लिहाज से 1 ईयर फॉरवर्ड की EPS पे 44 टाइम्स पर ये जो स्टॉक है आपको कारोबार करते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट FY 27 से 29 के EPS अनुमान में भी जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है। 5 से 12% की कटौती यहाँ पर अनुमान में आती हुई नजर आई है। जेफरीज की सबसे बड़ी चिंता यही है कि डोमेस्टिक प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स से मिलने वाले जो रेवेन्यूज है कंपनी के, वहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। प्रॉप बुक जो है डोमेस्टिक वो करीबन 50% होती है नेशनल टर्नओवर के योगदान में, और यहीं पर इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में आते हुए नजर आ सकता है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो भी काफ़ी आए, और RBI के जो बैंक गारंटी नॉर्म्स है वो भी आगे चल के रेवेन्यूज़ पर दबाव देखने को मिल सकता है। अगस्त में अब तक BSE का जो ऑप्शन एवरेज डेली टर्नओवर है जुलाई से 12% नीचे नजर आएगा। T+0 T+1 को छोड़कर मार्केट शेयर गेन की रफ्तार जो है वो भी धीमी पड़ती हुई यहाँ पर नजर आई है पिछले कुछ समय में। और हालांकि ब्रॉडर स्ट्रीट अभी भी पॉजिटिव है। 18 एनालिस्ट में से 11 बाय, 6 होल्ड और 1 सेल की रेटिंग आपको नजर आएगी। हाईएस्ट टारगेट प्राइसेस 4000 के ऊपर के, लेकिन जेफरीज का देखें तो लोवेस्ट टारगेट प्राइस यहाँ पे आते हुए नजर आया 2940 रुपए का। मौजूदा भाव से भी देखें तो ऑलमोस्ट 16-18% का डाउन टिक यहाँ पे आपको नजर आएगा। जी हाँ, BSE एक चार्ट चेक लेते हैं, इस पर काम करते हैं पहले, जब नूपुर ने इसको पूरी व्याख्या की है। लेकिन BSE का आज का लो, याद रखिएगा, आज का लो एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल। अच्छा, मैं इस बात को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, आप जाइए BSE को इसके पूरे करियर में, एंड स्पेशली वो करियर जो कि जुलाई 2023 से शुरू होता है, अब तक 1, 2, 3, 4, 5 एंड इट्स 6th टाइम जुलाई 2023 से लेकर अब तक जब इसने 200 डे मार्च हुआ है, एक मीनिंगफुल पॉइंट पे है। आपकी राय सौमिल क्या कहती है? एक वो शख्स जिसके पास इसकी होल्डिंग में है, उसके लिए इस लेवल का मतलब 200 डे का, और कोई अगर एवरेज आउट करना चाहता है तो उसके लिए, या फिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तीनों पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं BSE पर? You're absolutely correct, Viru. This is the 6th time जहाँ पे in last three years कि ये 6th टाइम 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर से रीटेस्ट कर रहा है। लेकिन आई वुड से कि इस बार क्वार्टरली चार्ट्स पर एक 5 वेव राइज कंप्लीट हुआ है। बड़ी टाइम फ्रेम में 5 वेव राइज कंप्लीट हुआ है। दैट मींस कि ऑन द डेली चार्ट्स थोड़ा टाइम और लगेगा, इसे इसी एरिया में प्रोबेबली थोड़ा और करेक्ट हो सकता है।
3200 के आसपास एक गैप एरिया है, वहां पर शायद आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि फॉर इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट। जिसे एवरेज करना है वो भी एवरेज कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। नीचे में जब रिवर्सल पैटर्न्स बने और वहां पे फिर से रिवर्सल पैटर्न्स में से ब्रेकआउट मिले, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। फॉर इन्वेस्टर्स डेफिनेटली होल्ड, जिसे एवरेज करना है वो डेफिनेटली एवरेज कर सकता है, बिकॉज वेरी attractive rates at this point of time for BSE. So yes, positive in the long term, but for traders अभी वेट करना चाहिए। ओके, ट्रेडर्स को थोड़ा बीएसई पर वेट करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो होल्ड किया जा सकता है काउंटर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से बाजार बेशक एक रेंज में घूम रहा है, लेकिन मार्जिन लेकर ट्रेडिंग पोजीशन में जोरदार उछाल दिखा है। दिग्गजों के साथ मिड कैप शेयरों में भी एमटीएफ बुक में उछाल आया है। कहां और किन शेयरों में एमटीएफ पोजीशन बढ़ी है या घटी है, बताने के लिए हॉरमास फताकिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हॉरमास, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या कह रहे हैं आंकड़े? जुलाई के महीने में एमटीएफ बुक पे कोई खास बढ़ोतरी देखने नहीं मिली थी। अगर हम जून से जुलाई तक की बात करें तो एमटीएफ बुक पे ओवरऑल बढ़त अगर देखने मिली वो सिर्फ 1.1% की थी। लेकिन पहले 15 दिन जो अगस्त के महीने के रहे हैं उसमें एमटीएफ बुक में काफ़ी एक्शन देखने मिला है। लगभग 3.5% की बढ़त ओवरऑल बुक में देखने मिली है। 13 अगस्त तक का डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल एमटीएफ बुक की जो साइज़ है वो अब 1.41 लाख करोड़ की हो चुकी है। तो ये 3.5% की बढ़त जो हमने देखी है वो 31 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में हमने देखी है। अब वो कौन से ऐसे 5 टॉप 5 स्टॉक्स है एमटीएफ बुक के, सबसे पहला नाम जिसमें शुमार है वो एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी बैंक के अब लेवरेज्ड पोजीशंस 3000 करोड़ के पार निकल चुकी है और 36% का उछाल देखने मिला है 31 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में एचडीएफसी बैंक के लेवरेज्ड पोजीशंस में। दूसरा सबसे बड़ा नाम जो शुमार है इस लिस्ट में वो बीएसई का है। निफ्टी की जो लेटेस्ट एंट्रेंट होने जा रहा है बीएसई, उसके एमटीएफ पोजीशंस में 44% का उछाल इन 15 दिनों के अंतराल में देखने मिला है। 31 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में वहां पर पोजीशंस लगभग 2700 करोड़ की हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एमटीएफ पोजीशंस में थोड़ा सा लिक्विडेशन देखने मिला है, 11% की गिरावट देखने मिली है। जियो फाइनेंशियल में 11% की बढ़ोतरी देखने मिली है, जबकि बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 10% की गिरावट 31 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में देखने मिली है। अब वो कौन से ऐसे शेयर है जिनमें सबसे ज़्यादा जो है एमटीएफ लेवरेज्ड पोजीशंस जोड़े गए हैं, सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में आता है वो एचपीसीएल का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, जो 31 जुलाई को जो पोजीशंस 284 करोड़ के थे वो अब बढ़कर 665 करोड़ के हो चुके हैं। 134% का उछाल इन पोजीशंस में देखने मिला है इन 15 दिनों में। बीएचईएल में 91% की बढ़त देखने मिली है, पीएफसी में 72, एलआईसी में 59 और एम्बर एंटरप्राइजेस में 48% की बढ़ोतरी इन एमटीएफ पोजीशंस में देखने मिली है पहले 15 दिन अगस्त के महीने के जो हमने देखे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उन स्टॉक्स की जिनके एमटीएफ पोजीशंस में गिरावट देखने मिली है, उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो सेल का आता है, जहां पर 33% की गिरावट देखने मिली है। एमसीएक्स में 21, इन्फोसिस में 20, एलएनटी में 18 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी इन 15 दिनों में 17% की गिरावट लेवरेज्ड पोजीशंस में देखने मिली है। तो एक सबड्यूड महीना रहा था जुलाई के लिए एमटीएफ बुक का, लेकिन अब अगस्त के पहले 15 दिनों में एक्शन जो है वो बढ़ रहा है। एचडीएफसी बैंक और बीएसई दो ऐसे नाम है एचपीसीएल के साथ साथ जो कुछ स्टैंड आउट नेम्स हैं। राइट, शुक्रिया हॉरमाज जानकारी के लिए और इंटरेस्टिंग डेटा सामने रखने के लिए। अच्छा, कैपिटल मार्केट स्पेस की चर्चा हो रही थी, बीएसई हमने डिटेल में डिस्कस किया और आज का जो टॉप गेनर बना हुआ है अब तो आइनॉक्स विंड हो गया, इनफैक्ट 6%, 6.5% ऊपर आइनॉक्स विंड वायदा का टॉप गेनर। और अब रखिएगा मोतीलाल ओसवाल भी, ये भी लगभग 6% ऊपर है आज के सेशन में। और मानस जी, क्विक सिंगल में आपने सुबह सुझाया था, क्या थे टारगेट्स और क्या अपडेट जिनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, क्या वो इन लेवल्स पर बांधे, क्या स्ट्रैटेजी? जी, तो देखिए 945 रुपए के टारगेट मेंशन किए थे जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। जो ऑप्शन रिकमेंडेशन था उसमें भी टारगेट अचीव हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई पोजीशन ट्रेडर है और अगर आप 2 से 3 हफ्ते तक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, तो जिस तरह के पैटर्न्स मीडियम टर्म चार्ट पे बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद इस बार मोतीलाल ओसवाल 1000 के लेवल को भी ब्रेक करेगा, 1050 तक जा सकता है। तो अगर आप एक डीप स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 900 रुपए के नीचे, तो आप टारगेट सेट कर सकते हैं 1050 के। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, ऑप्शन में ट्रेड लिया है, तो ऑलरेडी दोनों में टारगेट अचीव हो चुके हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब 4 का चौका ले लेते हैं। 4 ट्रेड्स आपके लिए, सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस जी की तरफ से।
फिर राजेश सातपुते जी की तरफ से FNO सुपरस्टार, राजेश पालवे जी की तरफ से चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा सनी जी की तरफ से आएगा। तो मानस जी आप शुरुआत करें, सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए ओबराय रियल्टी पे मेरा ध्यान है, क्योंकि ये स्पेस अगर पिछले 2-3 दिनों में देखें तो इस स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। ओबराय रियल्टी ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का, और आज एक ब्रेकआउट वॉल्यूम साथ देखने को मिला है, तो इसका ऑप्शन खरीदेंगे। 1940 वाला कॉल ऑप्शन जो 42 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 1940 वाला कॉल ऑप्शन, उसमें 19 रुपीज 19 रुपए के स्टॉप लॉस से 85 रुपीज के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओबराय रियल्टी पहला ट्रेड यहाँ पर आज का सस्ता ऑप्शन कॉल 1940 की। राजेश सतपथे जी आपका FNO सुपरस्टार। जी इसी स्पेस से है, वो है फिनिक्स मिल। फिनिक्स मिल में का चार्ट देखे, आर्ली चार्ट स्विंग ट्रेड भी देखे या इवन डेली चार्ट भी देखे, तो यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल दिखता है जिसका टारगेट करीबन 2000 के आसपास का होगा। 1940 1945 की रेंज होगी जहाँ पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस 1930 का होगा और बाय करें तो फिनिक्स मिल। ओके, फिनिक्स मिल्स ये पिक होगी राजेश जी के FNO सुपरस्टार में। राजेश पालवे जी आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? तो श्रेया जी यहाँ पे BHEL भेल पे फोकस है। भेल को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में डेली चार्ट पे भी देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बना है और जिस तरीके की स्ट्रेंथ ये स्टॉक दिखा रहा है, हमें लगता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीरीज ये स्टॉक में फर्दर और मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 450 455 की तरफ हमें लगता है इसके टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 426 के आसपास। ओके चलिए, मैं गलती से सनी जी बोल दिया, शरद जी माफ़ी चाहूँगा। आपका मिड कैप फंडा आज का समझ तो गया। तो मिड कैप फंडा हमारे हिसाब से एम्फेसिस हमारा मिड कैप फंडा होगा। IT स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने काफी ऊपर से करेक्शन देखी है, नीचे से रिकवरी के बाद आज भी मूव थोड़ा सोमर है, बट छोटी कंपनी होने के बावजूद जिस तरीके से ये लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड माइग्रेशन, डेटा सेंटर मॉडर्नाइजेशन ये सब पे काम कर रहे हैं, इसका फायदा इनको मिलना चाहिए। प्लस BFSI, मॉर्गेज टेक, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, AI लेड मैनेज सर्विसेज, ये सब पे कंपनी का फोकस है। Emphasis.ai, Neo IP प्लेटफॉर्म, ह्यूमन इन लूप AI फ्रेमवर्क्स, तो मुझे लगता है AI से रिलेटेड जो इनका फोकस है वो इनको काफी हद तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काफी बढ़िया सपोर्ट करेगा। तो हमारा ये मानना है कि ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी डिसेंट रहने चाहिए कंपनी के। तो अगले 1 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी लगभग 1 से 1.5 साल में कंपनी लगभग 15 से 16% जैसी ग्रोथ रजिस्टर करेगी, तो 120 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए और 28 से 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। 10-15% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ, 10-15% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ बिल्कुल पॉसिबल होनी चाहिए। तो अगर 120 पे 30 के आसपास का 25-30 के आसपास का मल्टीपल मिलता है तो हमारे हिसाब से 3,100 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एम्फेसिस हमारा मिड कैप फंड है। मिड कैप IT स्टॉक्स एम्फेसिस पसंद आ रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से मिड कैप फंडा में। शरद जी को रिकैप कर देती हूँ, 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। ओबराय रियल्टी, अच्छा रियल्टी पैक से 2 काउंटर सुझाए गए। पहला तो सस्ता ऑप्शन में मानस जी की तरफ से ओबराय रियल्टी आया, जहाँ पे आपको 1940 की कॉल लेनी है, 85 की टारगेट है, 19 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर इसी स्पेस से फिनिक्स मिल्स राजेश सातपुते जी को पसंद आ रहा है, फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहा है, 2000 की टारगेट है, 1930 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर चार्ट का चमत्कार पालवे जी ने सुझाया BHEL, जहां पर 450 455 के टारगेट आप देख सकते हैं, 426 का स्टॉप लॉस। और आखिर में मिड कैप IT स्टॉक से एम्फेसिस से इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से पसंद आ रहा है, 3000 के टारगेट हैं, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। स्टॉक लेकर आइए जैगल प्रीपेड, जिस पर 20% का आज हमने लोअर सर्किट देखा नतीजों के बाद, लेकिन Q1 में ऐसा क्या आ गया, आंकड़े क्या कह रहे हैं, जिस कदर आज जिस पर्टिकुलर काउंटर की पिटाई हुई है, कारण क्या रहे, समझाने के लिए अनन्या जुड़ रही है। अनन्या, गुड आफ्टरनून। काउंटर पर बड़ा डेंट, 20% का लोअर सर्किट, Q1 नतीजे क्या इतने बुरे थे? जी आपने सही कहा, आज स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई है। अगर आप देख सकते हैं शार्प डिक्लाइन में आपको दिख रहा है 160 पर 20% लोअर सर्किट पर लॉक्ड इन हो चुका है। ये बिलो IPO प्राइस, अराउंड 2% बिलो IPO प्राइस पे है अभी। और अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक 21% तक गिरा हुआ है। अगर हम
एक महीने में देखें तो 33% गिरा है, 6 महीने में अराउंड 38% और एक साल में 31% डाउन है ये स्टॉक ना। आज वीकनेस का जो की ट्रिगर आपने मेंशन किया वो सही है, Q1 रिजल्ट्स ही इसके वीकनेस है। अगर आप नंबर्स को देखें, रेवेन्यू 28% YOY बढ़कर 433 करोड़ रुपए है, लेकिन एडजस्टेड एबिडा सिर्फ 4% है। एबिडा मार्जिन 8% पे आ गई है, 10% से 8% पे गिरकर आ गई है 10% से, और पैट 33% गिर गया है यहाँ अराउंड 18 करोड़ तक ना। सो ये सबसे बड़ा प्रेशर था यहाँ पैट का और मार्जिन्स का, जिस वजह से आपको ये डाउनसाइड देखने मिल रहा है स्टॉक में। अगर बिजनेस में देखे जाए तो बिजनेस इनका जो प्रोपेल का बिजनेस है वहाँ पे की ग्रोथ ड्राइवर नजर आ रहा है, जहाँ रेवेन्यू करीब 43% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, लेकिन प्रोपेल में लार्ज पॉइंट रिडम्पशन और गिफ्ट कार्ड कॉस्ट होते हैं, इसलिए हेडलाइन रेवेन्यू अगर आप देखें उसके अगेंस्ट नेट रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 16% का यहाँ हुआ है, जो ये भी एक सेंटिमेंट पर काफ़ी असर कर रहा है इन्वेस्टर्स के ना। अगर मार्जिन्स पर देखें तो मार्जिन्स पर डाइस एक्विजिशन और रीलोकेशन कॉस्ट, एम्प्लॉय इंक्रीमेंट, जैग मनी एक्सपेंसेस और कुछ कॉस्ट जो पहले कैपिटलाइज किए गए थे अब वो डायरेक्टली पीएनएल में एक्सपेंस जैसा ट्रीट करने का इम्पैक्ट भी आ रहा है, जो मैनेजमेंट ने भी मेंशन किया। सो अगर इंपॉर्टेंटली हम देखें तो डाइस रेवेन्यू Q2 क्वार्टर के बाद ही हमें देखने मिलेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है, और मैनेजमेंट ने 40% की गाइडेंस दिए हैं डिस्पाइट ये सब जो भी हमें Q1 में वीकनेस दिया हुआ है। सो थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ देखने मिल सकती है, 40% का गाइडेंस यहाँ मेंटेन करा है मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट में ये भी मेंशन किया है कि Q1 इनका सीजनली वीक क्वार्टर होता है, तो हम देखते हैं कि अब Q2 से क्या इम्प्रूवमेंट आगे देखने मिलेगी जैगल में। ओके, लेट्स सी। अभी तो खैर स्टॉक लोअर सर्किट पर। अनन्या, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टॉक में वन वे गिरावट है, एक्चुअली वन वे पर। शरद जी, एक काफ़ी मतलब फैंसी स्टॉक था, 500 रुपये तक गया था, 164 के IPO से वन वे तेज़ी हुई थी, उसी तेज़ी से नीचे आया है एकदम बिल्कुल। वो इसका अगर 3 साल का चार्ट रखेंगे तो एक टिपिकल पहाड़ी जैसा चार्ट दिखेगा आपको, जिसमें पहले आप ऊपर चढ़े, उसके बाद दूसरे एंड से वापस आ गए। रखेंगे जरा इसका एक बार 3 साल का चार्ट, 3 महीने नहीं 3 साल का चार्ट रखिए। हाँ, ये देखिए, ये पीक पर जाकर वापस दूसरी तरफ से वापस आ गए। क्या व्यू रहेगा इस पर? तो देखिए, वैल्यूएशन वाइज मैं जो नंबर्स देख रहा हूँ, मुझे लगता है डाइस के एक्विजिशन की वजह से इनको प्रॉब्लम हुई है। न्यू एज IPOs में ये एक IPO था प्रोबेबली जो मैं मिस कर गया था, बहुत डिटेल में तो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जो ग्रॉस लेवल पे मैं समझ रहा हूँ कि अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो कम होनी चाहिए डाइस वाले एक्विजिशन को लेके। और सबसे बड़ा कंफर्ट ये कि अब जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है लगभग कितना 1 टाइम EV टू सेल्स मिल रहा है, मुझे लगता नहीं कि ये स्पेस की कोई भी कंपनी आपको वैसे मिल रही है। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस टाइप का फोकस है इनका SME स्टार्टअप्स वगैरह पे, मुझे लगता है आने वाले समय में MSME स्टार्टअप्स यहाँ से आपको काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। और वैल्यूएशन 1 टाइम एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट काफी हाई होने की वजह से मुझे लगता है यहाँ बेच के तो नहीं निकलना चाहिए, बट अगर आप थोड़ा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो ये लेवल पे आपको सोचना चाहिए नई एंट्री के बारे में स्टॉक में। बाकी मैं एक आधी बार और डिटेल में थोड़ा सा देख लेता हूँ, उसके बाद आने वाले किसी शो में हम लोग एक बार बात कर लेंगे। बट मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट काफी हाई है इन लेवल्स पे, और अगर स्टोरी टर्न अराउंड होती है तो मल्टीबैगर काइंड ऑफ स्टोरी होनी चाहिए। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपका काउंटर व्यू थोड़ा सा है जायजल पे। चलिए इस बीच लेके आइए आप अशोक लीलैंड। आई मीन गजब का मूव, और आप ये समझिएगा कि 2 स्टॉक्स ऑटो में, देखिए इरिस्पेक्टिव ऑफ, मैं 2 व्हीलर का जिक्र नहीं कर रहा, मैं क्या ये कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, इसमें नहीं बांटूंगा, बट अंडर परफॉर्मेंस जुलाई अगस्त में रही है मारुति की और अशोक लीलैंड की। तो क्या वो अंडर परफॉर्मेंस का डिफरेंशियल ये स्टॉक्स पूरा करने जा रहे हैं? एक बार जरा लेके आइएगा अशोक लीलैंड। डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है और फ्लैग भी पैटर्न है 170 पे, और एक रेंज ब्रेकआउट इसका होगा 178.20 पर। आपकी राय इस पर क्या कहती है मानस? अशोक लीलैंड डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, क्या थोड़ा सा रिस्क लेने का वक्त आ गया है? अशोक लीलैंड मार्च 26 के बाद अब तक की सबसे हाई ट्रैजेक्टरी को हिट करता हुआ।
और देखिए 2 हफ्ते पहले स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला था। पिछले हफ्ते हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में भी 10 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक के नीचे स्टॉक नहीं गया और रिकवरी में माफ करिए 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया और आज एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ट्रेड बनता है क्योंकि जो वीकली चार्ट है वो काफी बेहतरीन लगते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड लें, 173 का स्टॉप लॉस लगा लें और 190 190 रुपए के टारगेट सेट करें। चलिए, तो बात होगी यहाँ पे स्टॉक्स की। अब आते हैं इंडेक्स पर अनुज। 24,337 रिकवरी फ्रॉम डे लो एग्जैक्टली लगभग 100 पॉइंट की। निफ्टी बैंक रिकवरी फ्रॉम डे लो अप्रोक्सीमेटली आप समझिएगा कि 500 साढ़े 500 पॉइंट। क्या अप्रोच रखें ऐसे इंडेक्स पर और कल के लिए व्यू क्या होगा? कल एक्सपायरी का डे। बिल्कुल, देखिए ये प्री कैश अप्रोच है। हम हालांकि ज़्यादा चेंज होगा नहीं मेरे ख्याल से लेकिन बाजार ने क्या हुआ ना वीरो, देखिए रेंज को रिस्पेक्ट करा। दिक्कत क्या होती है कि ये हमारे लिए एक चीज़ है कहना कि रेंज को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं और बाउंड्रीज पे ट्रेड करिए। आई एम श्योर कि ट्रेडिंग में थोड़ा टफ होता होगा, ठीक है। दिक्कत ये है कि इस बाज़ार में ट्रिगर्स नहीं है। या तो उस बाज़ार को ऐसा ट्रिगर मिल जाए जो आपको 24,500 550 के ऊपर निकाल दे और आपको लगे कि हाँ अब शॉर्ट कवरिंग आ रही है मार्केट में, या फिर कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए जिससे एक बार के लिए ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाए 24,200 का। दोनों नहीं हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको इस बेसिक रेंज को ट्रेड करना है और इंट्राडे रहना है और 3.25 3.30 3.40 जब आपका मन करे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। और एक बेसिक रेंज है 24,200 से 24,500 की। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज जो सुबह हमने अप्रोच रखी थी 57,200 के करीब बाइंग और 57,800 के करीब सेलिंग। आई थिंक ये एक अप्रोच है जो बैंक निफ्टी पे काम कर रही है। 57,600 से 800 और 57,000 से 57,200 ये एक रेंज है, आपको इस रेंज को रिस्पेक्ट करना है बेसिकली। तो अभी ये प्री कैश है, अभी एक डिस्कशन और होगा, याद रखिएगा। पोस्ट कैश विंडो के क्लोज होने के बाद एक डिस्कशन और करेंगे हम। तो ये थी अभी तक की रणनीति मोटे तौर पे सेल और बाय की लेवल इंडस्ट्रीज पे। थोड़ी सी स्कैनिंग कर लेते हैं और यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा BTC ट्रेड से भी फोकस करेंगे। स्कैनिंग में ज़रा प्लीज़ लेके आइए एक बार आपकी स्क्रीन पर एम्फोसिस मिड कैप IT में ये क्रैक हो रहा है। हालांकि आज IT पूरा क्रैक हो रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, इन्फोसिस। एक बार लेके आइए ITC। इस स्टॉक ने आज हद कर दी। और राजेश पालवी जी, ITC 273.80 पर, यानी ये इस स्टॉक के लिए सितंबर 22 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है, सबसे लोवेस्ट। अब ये 280 का पॉकेट और वो बेस वो तोड़ चुका है। अब प्रोजेक्शन इस स्टॉक के लिए क्या निकल के आ रहा है ऑन द डाउन साइड? और वीरेन जी, स्ट्रक्चर तो वीक ही है और अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक में एक वीकनेस बनी हुई है। और जो भी छोटे मोटे पुल बैक हमने देखे हैं पिछले 2-3 महीनों में भी हायर साइड पे 295 इसके लिए मेजर सप्लाई जोन रहा है। तो ये 300 के लेवल को तो अभी भी क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा है जो भी अटेम्प्ट हुए हैं। अब ये जो इसने इमीडिएट सपोर्ट जो तोड़ा है जो कि था 280 के आसपास, हमें लगता है अगर ये इसके नीचे अब बना रहा तो नेक्स्ट इसकी ट्रेजेक्टरी 260 255 की तरफ भी ओपन होते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है अभी और करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिखेगा। बायर्स इंटरेस्ट यहाँ पे अभी भी एब्सेंट है। स्टॉक में जो भी छोटे मोटे उछाल आ रहे हैं वहाँ पे सप्लाई प्रेशर बना हुआ है। तो सेल ऑन राइज का ही स्टॉक है जब तक ये 300 के ऊपर वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोज नहीं करता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कल की तैयारी करते हैं। डीलिंग रूम चेक और उसके बाद BTSC ट्रेड्स। नूपुर के पास पहले चलेंगे, डीलिंग रूम चेक लिए। नूपुर, कौन से स्टॉक्स फोकस में? रियल एस्टेट सेक्टर जो है डीलर्स के रडार पे आते हुए दिखा और जितने भी स्टॉक्स है आज फोकस में आपको दिखेंगे। पर्टिकुलरली 2 स्टॉक है जो डीलर्स को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और उनका मानना है कि यहाँ पे जो खरीदारी का मोमेंटम है आने वाले समय में और भी बढ़ते हुए दिख सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। हैवी वॉल्यूम के साथ आपको खरीदारी नजर आएगी। स्टॉक ऑलमोस्ट 3% ऊपर है और वॉल्यूम्स भी देखे तो 5 डे एवरेज के ऊपर ही फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरा स्टॉक है DLF। यहाँ पर भी डीलर्स का फोकस बना हुआ है। हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर भी आपको खरीदारी दिखेगी। 1.25% स्टॉक ऊपर फिलहाल नजर आ रहा है। 5 डे एवरेज के आसपास ही वॉल्यूम्स यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर आज फोकस में है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और DLF दोनों डीलर्स के रडार पर है। ओके, रियल्टी पैक से गोदरेज प्रॉपर्टीज और DLF ये डीलर्स के रडार पर आते हुए जहाँ पर खरीदारी की राय इनफैक्ट और निफ्टी रियल्टी एज ए स्पेस पे रखें आप फोकस में। चलिए अब पैनल कौन से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं कल के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे पालवे जी आपके साथ ही। बताइए कल के सेशन के लिए कौन सा काउंटर?
तो श्रेया जी यहाँ पे हमें लगता है स्टॉक जो बाय किया जा सकता है वो रियल एस्टेट स्पेस और लोढ़ा यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, और हमें लगता है जिस तरीके की कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रही डेली चार्ट पे, ये स्टॉक को 1290 की तरफ अप मूव बनते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1235 के आसपास। ओके, लोधा डेवलपर्स। गाबा सर, आपके पिक कल के लिए? मेरे ख्याल से मेरा ध्यान रहेगा नैम इंडिया पर। बहुत ही अच्छा मोमेंटम है, रिवर्सल बार बना हुआ है, ट्रेड करेक्ट 1201, स्टॉप लगाएंगे 1190 का 10 रुपए, टारगेट मिनिमम रहेगा 1220 नैम इंडिया। नैम इंडिया। और उसके चलते हैं मानस जी के पास। मानस, आप क्या पिक करेंगे? देखिए, ऊनो मिंडा पे मेरा ध्यान है। स्टॉक करेक्ट हुआ है, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो इसका फ्यूचर खरीदेंगे। 1268 पे इसका फ्यूचर ट्रेड हो रहा है। 1254 1254 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1300 रुपए 1300 के टारगेट सेट करेंगे ऊनो मिंडा के फ्यूचर में। ऊनो मिंडा मानस जी के पिक हो गए। सोमिल जी, आपके पिक कल के लिए? मेरी पिक होगी ऑन द रियल एस्टेट पैक अगेन। गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक जो लास्ट 2-3 हफ्तों से पूरा कंसोलिडेशन हुआ है या छोटी सी करेक्शन जो हुई है, वो डेली बोलिंगर बैंड के लोअर एंड पे सपोर्ट लेके 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक नया मूव ऊपर की तरफ शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये अगेन मीडियम टर्म ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है, तो बड़ा ट्रेंड भी मुझे लगता है कि कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से। वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1990 और टारगेट रहेगा 2175। ओके, अरुण जी, आपने क्या पिक किया कल के लिए? जी अनुज सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी मुझे लग रहा है ओवरऑल लिकर स्टॉक्स में नजर आ रही है। इवन रैडिको का चार्ट भी काफी मजबूत है, तो यूनाइटेड स्पिरिट को लेने की सलाह है। 1545 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 1531 का लगा के रखें। ऊपर में टारगेट 1589 तक के कल तक के देखने को मिल सकते हैं। अच्छा ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, राजेश सतपति जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, देखिए मैं रिलायंस लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि रिलायंस में जो आज आप कह सकते हैं कि जो रिकवरी दिखी है, तो ये थोड़ी और कंटिन्यू होनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छी लॉन्ग भी यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 1340 1350 तक का स्विंग रिलायंस देना चाहिए। बीटीएसटी में 1320 के आसपास चल रहा है, 10 पॉइंट का 1310 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के रिलायंस बाय करेंगे। ओके, चलिए अब वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही है फिनो में। बताएं वीरू। बिल्कुल, थोड़ा आईटी ने दिक्कत में डाला अनुज, और कुछ फार्मा अदरवाइज मेटल्स ने आज पूरा एफर्ट किया इस थोड़ा ब्रेथ को सिक्योर करने में। एक बार लेके आइए एडवांस डिक्लाइन, और आपकी स्क्रीन पर आप देखिए जिसे कहते हैं आप इवनली पॉइज था बाजार आज। 69 एडवांसेस लॉन्ग, और उसके बाद 39 में शॉर्ट कवरिंग, 76 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट। थोड़ा सा अगर आप देखें कम नजर आए 29। एक एक करके स्लाइड लेके आइए। पहला यानी लॉन्ग्स, वो काउंटर जहां पे लॉन्ग क्रिएट हुए, इस क्रम में सबसे ऊपर जो रहा आइनॉक्स विन, ओबर रियल्टी, अशोक लेन ने आज ऑटो में पारी संभाली, और निपन लाइफ, उसके बाद फिनिक्स मिल्स, सभी काउंटर्स में लॉन्ग क्रिएट हुए। शॉर्ट कवरिंग एक बार लेके आइए जरा, शॉर्ट कवरिंग की स्लाइड। इंटरेस्टिंग, मेटल्स ने क्या किया। मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। मेटल्स में नाल्को में सेल में शॉर्ट कवरिंग थी। एल&टी फाइनेंस एनबीएफसीज में अच्छी शॉर्ट कवरिंग के फेज में गया। एंड सेम इज द केस विद सुज़लॉन, जो कि काफ़ी समय से क्रैक हो रहा था, शॉर्टिंग थी यहाँ पे। शॉर्ट बिल्डअप वोल्टास के नंबर्स के बाद वोडाफोन आइडिया, कोचिन शिपयार्ड, बीएससी कोलैप्स हुआ, ऑलमोस्ट इसने शॉर्टिंग के साथ अपने टूने डिमा को छुआ। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये भी अगर आप देखें 2% क्रैक हुआ, शॉर्टिंग यहाँ पे हुई। और लास्ट स्लाइड आएगी यहाँ पर। लास्ट स्लाइड उन स्टॉक्स की है जहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए है, तो रख दीजिए एक बार। यस, इन्फोसिस, एचएल टेक्नोलॉजीज, नेस्ले, सिप्ला, पिडिलाइट। तो यहाँ पे फार्मा में, कुछ हद तक एफएमसीजी में और आईटी में, डिफेंसिव सो कॉल्ड डिफेंसिव स्पेस, उसने आज थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग को विटनेस किया। एक स्टॉक और रखिए स्क्रीन पर प्लीज़, ज़रा ट्रेंड को रखिएगा। इसमें भी मोमेंटम थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, और अगर आप देखिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मोमेंटम कोलैप्स हुआ। और जीई वर्नो वाले क्या है, एक स्टॉक और वो भी जिसने आज थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखी, शॉर्टिंग देखी, 4236 पैकेट ट्रेड कर रहा है और डेलो के आसपास। स्वामिल, इस पर आपका व्यू? आई मीन क्या थोड़ा सा 4280 4270 के नीचे अपना रिस्क को रिड्यूस करना चाहिए क्या जी वर्नोवा में? जी वर्नोमा में मुझे लगता है कि अभी भी ट्रेंड डाउन है। 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अब
प्रीवियस वीक में एक बार 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर स्पाइक आया था, लेकिन दैट ब्रेकआउट फेल्ड। तो मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहिए। ऊपर में जो ब्रेकआउट लेवल्स है वो 4550 के ऊपर है। ये लेवल के ऊपर अगर जाता है और सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि दैट विल बी अ राइट टाइम टू गेट इनटू द स्टॉक। इस समय अवॉइड करके चलें। नीचे में जो सपोर्ट लेवल्स है वो 200 डेली एक्सपोनेंशियल पे है, दैट इज 3930। तो ये लेवल आप ध्यान में रखें, वहां पर फिर से एक बार रिविजिट कर सकते हैं फॉर अ रिवर्सल ट्रेड। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, नूपुर के पास चलते हैं, एक और स्टॉक की बात करेंगे। स्टॉक से ज़्यादा एक्चुअली पूरे क्वार्टर में क्या हुआ, कहाँ हिट्स कहाँ मिसेस थे, इन सब पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट पर। नूपुर बताइए। बिल्कुल, क्वार्टर वन के नतीजे अब खत्म हो चुके हैं। सारे नतीजे कंपनी की तरफ से आ चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल ने सारे नतीजों का रिव्यू किया है और उनका मानना है कि क्वार्टर वन के नतीजे जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिली, ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर नजर आएगी। 19 सेक्टर्स ऐसे रहे जहाँ पे एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखने को मिली। क्वार्टर वन FY27 में कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने सरप्राइज किया है। लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट में देखें तो अनुमान से बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर होते हुए नजर आया। अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो FY27 की जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। निफ्टी 50 का मुनाफा देखें तो 18% की ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आएगी। 10 तिमाहियों में सबसे बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अनुमान 10% की ग्रोथ का था और वहीं पे 18% की ग्रोथ देखने को मिली। ऑलमोस्ट 8% का जो बीट यहाँ पर देखने को मिला है। बाजार इसे काफ़ी पॉजिटिव लेके चल रहा है। 130 कंपनियों के EPS में 3% से ज़्यादा का अपग्रेड इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। इनफैक्ट सेक्टर्स की बात करें तो मेटल यहाँ पर हीरो के तौर पर आपको नजर आएगा। पिछले साल बॉटम में था मेटल्स, आज आपको टॉप कंट्रीब्यूटर में दिखेगा। हिंडाल्को और JSW स्टील की तरफ से दमदार परफॉर्मेंस जो इस क्वार्टर में देखने को मिली, वही सबसे बड़ा एक गेम चेंजर यहाँ पर निकल कर आते हुए दिखा है। ONGC, हिंडाल्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW स्टील और भारती भी यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी क्वार्टर वन में और इन 5 शेयरों का अर्निंग्स में ऑलमोस्ट 60% का योगदान जो है वो आते हुए दिखा है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। सेक्टर्स में क्वार्टर वन में फाइनेंशियल्स, मेटल और ऑयल एंड गैस में OMCs हटा दे तो अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। यहीं पर हिट था और मिस। निराशा आई OMC से और सीमेंट से और पर्टिकुलरली इंटरग्लोब एविएशन से। इस स्टॉक ने जो है अंडर परफॉर्म किया था रिजल्ट्स के तौर पर। स्मॉल कैप की बात करें तो आउट परफॉर्मेंस वहां पर नजर आएगी। सबसे तेज ग्रोथ वहीं पर देखने को मिली, 31% की ग्रोथ है। मिड कैप में 23% की और लार्ज कैप की भी बात करें तो 21% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। अनुमान से बेहतर ये आंकड़ा आते हुए नजर आया। आगे की संकेत काफी मजबूत नजर आ रहे हैं क्योंकि डाउनग्रेड इस क्वार्टर में कम हुए और अपग्रेड होने वाली कंपनी में 1.5 कंपनीज आपको नजर आएगी। निफ्टी EPS की बात करें तो 0.6% की बढ़ोतरी वहां पर भी देखने को मिली है। FY27 1232 रुपए का EPS का अनुमान है और FY28 का 1425 रुपए का अनुमान है। 0.6% की ग्रोथ FY27 में और 0.3% की ग्रोथ FY28 में देखने को मिल सकती है। तो शुरुआत FY27 की काफी अच्छी हुई है। क्वार्टर वन के नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। क्वार्टर वन के नतीजे स्ट्रॉन्ग रहे हैं, शुरुआत अच्छी हुई है। शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए, क्वार्टर वन अपडेट देने के लिए। नतीजे कैसे रहे? अच्छा, OMCs और सीमेंट ने निराश किया है, लेकिन जैसे कि आप मेंशन कर रही थी JSW स्टील, हिंडाल्को, इनफैक्ट पूरा मेटल पैक अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे रहे हैं। दोनों स्टॉक्स डेज हाई पर JSW स्टील रखेगा और एक बार हिंडाल्को भी रख दीजिएगा। कुछ और काउंटर्स जो डेज हाई पर बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अब मात्र 2 मिनट रह गए हैं FNO स्टॉक्स की कैश मार्केट में ट्रेडिंग बंद होने के लिए, लेकिन उससे पहले एक क्विक टेक L&T पर राजेश सातपुते जी आपसे जानना चाहूंगी। ये भी डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। श्रेया देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो ये अपने 10 डे को रिस्पेक्ट कर रहा है जो करीबन 4030 के आसपास है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है करीबन 4100 का। इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए मुझे लगता है इवेंचुअली ये ब्रेकआउट देगा। कैपिटल गुड्स वैसा अच्छा कर रहा है तो 4100 के ऊपर का टारगेट कम से कम 4200-250 का होगा। अगर बाय करना है तो 4050 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। ओके, मीनवाइल 1.5 मिनट बचा है मार्केट की FNO सेगमेंट में कैश की क्लोजिंग का। जी हाँ, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, लेकिन अब चलते हैं ज़रा स्क्रीन पर, वॉल पर, और देखते हैं कि किस तरीके की क्लोजिंग हो रही है। कैश FNO के जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी कैश की क्लोजिंग अब बंद हो जाएगी और उसके बाद सिर्फ बिडिंग होगी
फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप ट्रेड करते रहेंगे, ध्यान रखिएगा वो ट्रेडिंग 340 तक चलती है। लेकिन अभी के लिए निफ्टी 10 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी में शानदार रिकवरी रही, आज करीब 250 पॉइंट की रैली हुई और लो से तो 600 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी हुई। आईटी आज काफ़ी नीचे था, करीब 2% नीचे आया निफ्टी आईटी, 575 पॉइंट नीचे। थोड़ा डॉलर वीकनेस का इम्पैक्ट रहा होगा यहाँ पर। मिड कैप और स्मॉल कैप ग्रीन में थे आज, हालांकि एडवांस डिक्लाइन फिर भी डिक्लाइंस के फेवर में रहा, तो ये एक और इंटरेस्टिंग एंगल था। इंडिया विक्स रखिएगा एक बार ज़रा, आज भी इंडिया विक्स में कोई खास मूव नहीं था। शुरू में जरूर थोड़ा मूव आया लेकिन पैन आउट हुआ नहीं, और आज भी इंडिया विक्स 0.00 इनफैक्ट एकदम अभी अगली टिक में 0.00 हो जाएगा ये बिल्कुल। अब आते हैं आज के सेक्टोरल लूजर्स पर, क्योंकि अभी भी हम डाउन ही थे। तो सेक्टोरल लूजर्स में सबसे ऊपर आईटी, ऑब्वियसली आईटी का एक इम्पैक्ट था, एफएमसीजी, लेकिन सुबह आपको याद होगा ये लिस्ट लंबी थी, अब सिमट के 4 की रह गई। गेनर्स की लिस्ट सुबह कम थी, अब गेनर्स की लिस्ट आपको ज़्यादा दिखेगी। एक बार लेकर आइए ज़रा सेक्टोरल गेनर्स भी, और थोड़ा जल्दी फायर करें प्लीज़। और लेकर हैं तो देखें निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मेटल्स, यहाँ पर 1.5% के मूव्स, कैपिटल गुड्स, कैपिटल मार्केट, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल्स। निफ्टी लूजर्स पर आते हैं, अब देखते हैं कहाँ पर आज डिक्लाइन थी। सारे आईटी नाम दिखाई देंगे इसमें आपको। एफएनओ कैश मार्केट बंद हो चुकी है वैसे, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, इसके अलावा सन फार्मा, नेस्ले और आईटीसी, यहाँ भी गिरावट थी। और तेज़ी वाले स्टॉक्स देखिएगा एक बार, इनमें काफ़ी अच्छे रिवर्सल थे। हिंडाल्को सुबह से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसके अलावा टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, तो बेसिकली फाइनेंशियल्स और मेटल्स ब्यूरो यहाँ पर आज ठीक ठाक रैली हुई। कैश मार्केट बंद हो चुकी है, अब आपको थोड़े बहुत रेट्स लास्ट मोमेंट पर एडजस्ट होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अब हम 328 to 330 की बात करेंगे जब फाइनल आपको क्लोजिंग दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा उसके बाद एफ&ओ की ट्रेडिंग 340 तक कंटिन्यू करने वाली है। और एक बात, 3:20 से आप लाइव इक्विलिब्रियम प्राइस देखिएगा तीनों इंडेक्स के, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। जहाँ चलिए अभी काम करते हैं, थोड़ा सा डेरिवेटिव्स के प्राइस पर स्कैनिंग कर लेते हैं कि क्या अपनी तरफ ओपन इंटरेस्ट जोड़ रहा है। क्या फिगर आप देखें, क्वाइट सेशन होता है यहाँ पे, अंडरलाइंग प्राइसेस इन स्टॉक्स के नहीं होंगे आपके पास जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। एचएल के, बीडीएल के बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन के बाद क्या बीईएल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किसी बड़े मूव के लिए? बीईएल सडनली अप्रैल 2026 के बाद अब तक की सबसे जो महत्वपूर्ण एक स्लोपिंग ट्रेजेक्टरी थी उसको काट रहा है। 412 रुपये 30 पैसे का प्राइस है इसका लास्ट एवरेज। राजेश पालविया जी, अभी एक वो डिफरेंशियल बाकी है वर्सेस रेस्ट ऑफ आई थिंक डिफेंस टू बीईएल की प्राइस परफॉर्मेंस में। आपका एनालिसिस क्या कहता है, बीईएल को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कितना रिवॉर्ड है इस स्टॉक में अभी? तो आई थिंक वीरेन जी, यहाँ पे स्टॉक ने 20-50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड आउट किया, और ये अब अगर 400 रुपये के ऊपर ही सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट जो मूव जो अनफोल्ड होना चाहिए वो करीब 425-430 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में ग्रेजुअली एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे वापस से बनते हुए दिख रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल का फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल को अब ये निगोशिएट करते हुए हमें लगता है कि आते हुए दिख रहा है। तो 425-430 तक हमें लग रहा है ये मूव बनेगा। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस फॉलो करे करीब 405 रुपए के आसपास। ओके, ये बीईएल पर राय आती हुई फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो 413 के लेवल पर है, और यहाँ पर कैश में अगर आप देखें तो 412 के आसपास क्लोज हुई। कुछ काउंटर्स देख लेते हैं कैश मार्केट में जहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। एक बार फिर से मुझे फिजिक्स वाला रखिएगा स्क्रीन पर, दिखाइएगा इनफैक्ट जहाँ पर, क्योंकि कैश मार्केट क्लोजिंग 3:30 पर हो जाएगी, तो देख लेते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स बने हैं आज के सेशन में। कैश काउंटर्स की बात करी हूँ मैं, फिजिक्स वाला ऊपर से थोड़ा सा फिसला, लेकिन 2% ऊपर यहाँ पर भी। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर हिंदुस्तान कॉपर जो 8% ऊपर रहा आज के सेशन में, फिनोलेक्स केबल्स, और यहाँ पर नतीजों के बाद से एक तरफा रैली देखी हमने, 6% ऊपर रहा। बलरामपुर चीनी रखिएगा लगभग 5% की तेज़ी, और लास्ट फ्राइडे भी याद होगा अच्छी तेज़ी थी शुगर स्टॉक्स में। नेटवेब रख दीजिएगा स्क्रीन पर, 4% यहाँ पर अच्छे मूव्स बनते हुए नज़र आए। एक बार बलरामपुर चीनी देखिएगा गाबा सर, आप क्या लगता है, नतीजे जिस दिन आए थे उस दिन टूटा था ये काउंटर, लेकिन आउटलुक आगे का पॉजिटिव होने के कारण चल रहे हैं स्टॉक्स। अब डेज हाई पर बंद होने की तैयारी, कोई ट्रेड यहाँ पर? देखिए सेटअप तो पॉजिटिव है, नो टू थिंग्स अबाउट इट। ट्रेड कर रहा है 653 पर, लेकिन ऐसी जगह पर थोड़ा रेजिस्टेंस है। स्टॉप लगाना चाहिए 640 का, फिर टारगेट होगा 680 का, लेकिन फर्स्ट टारगेट 670, 75, 680 जोन। बाय मोड पर तो है,
लेकिन यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस भी है 660, इसको पार करना थोड़ा इची रहेगा, बट आई थिंक इट्स गुड बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी इज गुड। इनफैक्ट आपको याद होगा हम कल या परसों बात कर रहे थे, मतलब फ्राइडे या थर्सडे को, शुगर पर ध्यान रखें। ये वाला क्वार्टर जो है जुलाई टू सितंबर का, ये इनके लिए रिकॉर्ड क्वार्टर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की शुगर की प्राइसेस हैं और जो ओपनिंग स्टॉक है उसके चलते। और बलरामपुर चीनी तो खैर लीडर है, लेकिन इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग और अवध शुगर, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आप ओपनिंग स्टॉक देखेंगे, इन्वेंट्री देखेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। और आज देखिए अवध शुगर करीब करीब 11% ऊपर है, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक और स्टॉक था, ये बहुत लोगों का इस पर ध्यान नहीं गया था, अभी ये T2T से बाहर आया था, इनका एक डीमर्जर हुआ था, सॉरी डीमर्जर से बाहर आया था। अब ये प्योर शुगर प्ले है जो लिस्टेड है यहाँ पर, और ये भी काफ़ी शानदार आपको मूव्स दिखा रहा है, तो इस स्पेस पर नज़र रखें। आई थिंक हमने पिछले हफ्ते बात की थी, हाँ वो जो डेंट देख रहे हैं आप, वो उसको हटा दीजिए वैसे। हाँ ये देखिए, अब ये 7 डे का चार्ट है, करीब करीब 17-18% की रैली हो चुकी है, और जो हमने बात की थी कि ये स्पेस में आपको ज़बरदस्त मोमेंटम शायद देखने को मिले। हो सकता है ये एक क्वार्टर का ही हो, लेकिन मार्केट तो दिवाली सीजन पूरा एग्जैक्टली ये दिवाली तक आते आते शुगर के प्राइसेस और ऊपर आएंगे आई थिंक, एंड उसका एक इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में बात करने के लिए दिया चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी जुड़े हैं, उनसे बात होगी। मीनवाइल एक बार कुछ ही देर में इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस भी दिखाना शुरू करेंगे हम। देवेंद्र जी गुड आफ्टरनून। देवेंद्र जी, मार्केट में क्या हो रहा है इस समय? एक काफ़ी टायरिंग मार्केट, ना ऊपर जाने को तैयार ना नीचे गिरने को तैयार। ऐसे कब तक आपको लग रहा है कि इस रेंज में ही हमें मार्केट को इसी रेंज में देखना होगा? या अनुज, गुड आफ्टरनून। निफ्टी 50 या सेंसेक्स के स्टॉक्स को देखें तो डेफिनेटली आई थिंक यू आर राइट कि यहाँ पे आई थिंक कोई तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं बन रही है, डिस्पाइट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट इन द लास्ट क्वार्टर। यहाँ पे मूवमेंट नहीं बन रही है। Probably one of the reason could be that I think larger part of the focus is shifted to mid cap and small cap stocks, including some of the funds who are stuck with earlier stocks जिन्होंने उन IPO के माध्यम से भी लिए थे, वो भी अपने स्टॉक्स को फंड में से ऑफलोड करके अलग कंपनीज के अंदर जा रहे हैं। So practically the neglect is happening as far as I think the frontline stocks are concerned. FPI at the same time from the beginning itself, I think they have not been participating enough. The local AMCs are also not immediately participating to the frontline stocks. तो ज्यादातर एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा हम देख रहे हैं। जो ट्रेडर्स भी मार्केट के अंदर थोड़े बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर आल्सो शिफ्टेड टू द मिड कैप स्मॉल कैप लार्जली एज वी सी इट ऑन द ट्रेडिंग डेस्क, लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो कैश सिस्टम्स के अंदर उनको जो अपने एल्गोरिदम सेट करने का भी इनका करेक्ट एल्गोरिदम सेट नहीं कर पाए, तो शायद वहां पे वो लोग अभी प्ले नहीं कर रहे हैं। आई थिंक द प्ले इज नाउ हैपनिंग इनटू द मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स इन द मार्केट। So that it could be one of the reason for which the sideways frustrating movement for the large cap stocks, despite of अच्छे नतीजे के बावजूद भी I think this particular counters के अंदर काफी मूवमेंट कम और रिस्ट्रिक्टेड है। देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। शार्पनेस, एग्रेशन मेटल्स की एक बार फिर से विजिबल है। आपका सेंस क्या कहता है एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर, दोनों मेटल्स पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए? और जब मैं मेटल्स का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं उसमें प्रीशियस मेटल्स का भी इंक्लूड कर रहा हूँ, गोल्ड को भी। आई मीन गोल्ड अगर आप जून के लोस को देखें ऑलमोस्ट 1.40 से लगभग 1.55 की ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। So, good afternoon, Virendra. Structurally, we are very positive about metal, ferrous as well as non-ferrous. और हमें लगता है कि ये एक जो दौर है वो दौर काफी लंबा चल सकता है। इन बिटवीन फ्लक्चुएशंस मेटल कमोडिटी है तो शायद उसके अंदर आ सकते हैं, बट अदरवाइज 3 से 5 साल का दौर हमें मेटल कमोडिटीज के अंदर दिख रहा है। ज्यादातर सिचुएशन के अंदर जो कन्विक्शन है उसके अंदर डिमांड सिनेरियो रिमेन्स एब्सोल्युटली स्ट्रांग एंड बॉयंट। दूसरी तरफ जो मेटल कमोडिटीज के अंदर ज्यादा प्रभाव रहता है एनर्जी कॉस्ट का, तो many of the metal commodity companies are now having a portion of their requirement of energy coming from renewable segment, and we believe कि blended cost of energy is now structurally coming down for some of these companies because they are captive power users. तो मैं शायद ऐसा समझते हैं कि मेटल के लिए दोनों तरफ से फायदा है। एक तरफ आपको डिमांड सिनेरियो अपबीट मिल रहा है
and as a result of which prices are also remaining relatively firm. और दूसरी तरफ जो कमोडिटी के जो एनर्जी कॉस्ट के दाम कम होने के कारण मार्जिन के अंदर इम्पैक्ट पॉजिटिव में दिख रही है. सो ओवरऑल आई थिंक वी रिमेन बुलिश अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड और फेरस एंड नॉन फेरस दोनों मेटल के लिए. देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून. आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की और दो स्टॉक्स आज वायदा का गेनर्स में शुमार है, एक आइनॉक्स विंड और सुज़लॉन, और बहुत दिनों बाद यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है. तो विंड एनर्जी और ये पूरा स्पेस आपको कैसा नजर आ रहा है? शायद 3 साल के लिए शायद ऑर्डर बुक पोजीशन की कंफर्ट मिल रही है यहाँ पे. तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट गिना जाना चाहिए कि जब भी आपको इतनी लंबी ऑर्डर बुक पोजीशन की कंफर्मेशन मिलती है तो शायद आई थिंक द डाउनसाइड रिस्क इन बोथ द स्टॉक्स व्हिच यू मेंशन रिमेन्स प्रोटेक्टेड. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. Second thing, company like Suzlon systematically is moving into value chain. They are also moving further into solar. They are also moving further into the EPC segment and importantly energy storage segment के अंदर. तो शायद एक वैल्यू प्रोपोजिशन यहाँ पे बनते दिख रहा है कंपनीज के अंदर. वी बिलीव कि ये वैल्यू प्रोपोजिशन जो 3 साल का व्यू रख के जो इन्वेस्टर चलते हैं उनके लिए काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है. तो शायद दैट इज द रीजन फॉर विच आई थिंक वी आर बुलिश एंड कन्विंस अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड. मार्केट ने आज थोड़ा डेफिनेटली आई थिंक एक पॉजिटिव व्यू दिया बिकॉज आइनॉक्स विंड के अंदर टू ए ग्रेटर एक्सटेंट दे हैव बीन सक्सेसफुल. ज्यादातर उन्होंने एक आई थिंक अच्छे तरह से एक नया फंड रेज प्रोग्राम सेट किया था. दे हैव बीन सक्सेसफुल इन रेजिंग मनी. और दूसरी तरफ सुज़लॉन का भी सिमिलर सिचुएशन के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हम देख रहे हैं. तो वी लाइक बोथ दिस कंपनी फ्रॉम एटलीस्ट 3 ईयर व्यू पॉइंट फ्रॉम नाउ इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो. मीनवाइल निफ्टी का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस आज काफ़ी विचित्र है, 24,249 पर है. ये एक्चुअली जिस लेवल पर है वो टेक्निकली डे लो का है, लेकिन ऑप्शन प्राइस ने मूव करना बंद कर दिया है, उसके ऊपर ना रिएक्ट करना बंद कर दिया है. लकीली एक्सपायरी भी नहीं है आज तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक क्लियरली एक फ़र्क है इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस और 24,347 में. ध्यान रखिएगा आजकल लोग सिंथेटिक फ्यूचर भी देखते हैं, उसके ऊपर भी ट्रेड लेते हैं, सिर्फ ये नहीं है क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगेगा, है ना. तो धीरे धीरे कर रहे हैं लोग अपने स्ट्रेटजीज को. 100% धीरे धीरे ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी. खैर देवेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था बैंकों को लेकर. ये HDFC बैंक 5 साल के लो पर आ चुका है, ऐसा क्या तंग कर रहा है इतने बड़े प्राइवेट बैंक को और क्या भी होगा आपका? तो अनुज आई थिंक डाउनसाइड रिस्क डेफिनेटली कम रहेगा क्योंकि आई थिंक ये स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 5 सालों के अंदर. सो कंपनी के नतीजे या अर्निंग्स के अंदर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. आई थिंक इंडिविजुअली स्टॉक प्राइसेस आर नॉट फंक्शनिंग. सो वैल्यूएशन वाइज डाउनसाइड इज लिमिटेड इन माय व्यू पॉइंट. अगर इस स्टॉक को आगे बढ़ना है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक गेम जो प्लॉट वो लोग लॉस कर चुके हैं उनके ऊपर उसको कवर करना है. ये गेम जो बैंक की जो गेम है वो खाली AUM की गेम नहीं है. इसके ऊपर आप कैसे सक्सेसफुल ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, लोन डिसबर्स कर सकते हो कॉस्ट कम रख के, और एट द सेम टाइम स्टेडीली AUM ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हो, उसके लिए आपके पास फिनटेक होना बहुत जरूरी है. हम काफी समय से इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि सम ऑफ द लार्जर बैंक्स लाइक HDFC they have missed out big time onto the fintech platform. इनफैक्ट आप SBI की भी जो लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग कॉल की कमेंट्री सुने तो उन्होंने भी बताया है कि they have missed out big time in adapting to the front end payment systems like Google Pay और फोन पे. तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इंडियन बैंक्स को एक थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा. आई थिंक समवेयर वी गेट मोर कन्विक्शन इज बजाज फाइनेंस. ये कंपनी ना बैंक है फिर भी आई थिंक सिस्टमेटिकली लार्ज NBFC. उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से अपने फ्रंट एंड के अंदर AI का समावेश किया है एंड आई थिंक दे आर रनिंग द बुक एट अ फास्टर पेस कंपेयर टू मेनी ऑफ द बैंक्स. मेनी इंडियन बैंक के अंदर इंक्लूडिंग HDFC उनको ये चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना ज्यादा जरूरी बनता है, ऐसा मैं समझता हूँ. If they do that, then I think they cannot be ignored. I think current levels definitely indicate कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए if they are successful integrating with the fintech. देवेंद्र जी, आप डिफेंस में क्या पसंद कर रहे हैं इस वक्त, या फिर क्या चीज कर रहे हैं? तो ओवरऑल डिफेंस को बाइफरकेट कर लेते हैं. आई थिंक द पब्लिक सेक्टर कंपनीज को एक तरफ रखते हैं
मिड टीयर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इंक्लूडिंग ईएमएस सेगमेंट के अंदर जो कंपनियां ऑपरेट कर रही है उनको रखते हैं। एंड ऑन द फ्रंट एंड एक्सक्लूसिव कंपनीज लाइक आई थिंक सोलार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी को रखते हैं कि विच इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिट ऑल टुगेदर। एक तरफ डिफेंस का पोर्टफोलियो उनके पास, उसके साथ में उन्होंने स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया है इन सम ऑफ द कंपनीज जहां पे उनको सिस्टमेटिकली एक वैल्यू प्रोपोजिशन भी बढ़ रही है, एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होने के साथ में दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू सप्लाई देयर एक्सक्लूसिव इनटू देम। तो ये कंपनी हम एक अलग तरीके से देख रहे हैं। दूसरी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनके अंदर हम एक अलग तरीके से देख रहे हैं कि जहाँ पे कंपनियां खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सप्लाई करती है एंड जो कंपनियां साथ में एक्सपोर्ट भी करती है उनके अंदर हमें ज्यादा एक इम्पोर्टेंस दिखता है, बिकॉज एक्सपोर्ट का कारोबार डिफेंस के अंदर बढ़ते आ रहा है। तो दोज कंपनीज आर ग्रोइंग बिटवीन 15 to 20% एज अगेंस्ट प्योर प्ले गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ अराउंड 10 to 12%। और उसके सामने आई थिंक द लार्ज फुटप्रिंट कंपनीज लाइक सोलार they grow in the vicinity of 95% growth in the last quarter of course, but उसको even out भी कर देते तो around 35-40% का growth over a 3-year period with the kind of order book that they have, we are seeing it. So we like such kind of companies के जो exceptionally high level of executions के ऊपर अपना कारोबार करती है। ओके चलिए, प्री वर्सेस देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक काम करते हैं, आपको प्री एंड पोस्ट कैश क्लोजिंग दिखा देते हैं। निफ्टी में 52 पॉइंट का डिफरेंशियल आया नेगेटिव साइड पर, बैंक निफ्टी में 218 पॉइंट का नेगेटिव साइड में डाइवर्जेंस आया, और सेंसेक्स में 116। आई थिंक ये पहली बार हुआ है कैश के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि डाइवर्जेंस नेगेटिव साइड पर आया। नॉर्मली डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव साइड पर आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब अतुल लाल जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन से, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट डिक्सन। अतुल जी गुड आफ्टरनून, बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। एक मेक इन इंडिया स्टोरी का अगर एक जिसे कहते हैं पर्यायवाची कहते हैं तो उसको डिक्सन को कहते हैं। मैं जब पिछले साल भी वो एक कॉन्फ्रेंस में आया था जहाँ पर द डिक्सन स्टोरी शोकेस हुई थी, वाचानी जी थे उस दिन। तो ये बताएं कि जो पिछले 5 साल डिक्सन के रहे हैं, क्या वो अगले 5 साल रेप्लिकेट हो पाएंगे, क्योंकि बहुत टफ आस्क होगी। देखिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। हमारा करीब 44% का CAGR ग्रोथ रहा है पिछले 7-8 साल में। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत सपोर्टिव है। अब सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को सर्विस करने की ही अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। और सिर्फ डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि उसको डीपन करना है। और डिक्सन का एक मेजर फोरे कंपोनेंट्स में है, और हमारी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो बहुत एक्सपैंड कर चुकी है। मोबाइल्स, IT प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम डिवाइसेस, टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट, कंपोनेंट्स, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स, ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर्स, मैकेनिकल्स, एम्प्लायंसेस में कंप्लीट रेंज, रेफ्रिजरेटर की कंप्लीट रेंज, फ्रॉस्ट फ्री, साइड बाय साइड, डायरेक्ट कूल, विजी कूलर्स, मिनी बार्स, complete set of laundry products, washing machines, dishwashers, microwave ovens, lighting में complete expansion, luminaires में, premium products में, professional में। So हमको ये conviction है कि हम इस opportunity को leverage करेंगे और growth अच्छी रहेगी। बिल्कुल अतुल जी, एक चीज़ जो डिक्सन जैसी कंपनीज के साथ बहुत लोगों ने कही है कि आपकी शानदार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम वेफर थिन मार्जिन पर हैं, करीब 3% के मार्जिन पर, 3 से 3.5% के बिजनेस के मार्जिन पर। क्या आपको लगता है कि इतना मार्जिन सफिशिएंट है इस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए? देखिए जो अभी हमारा मार्जिन प्रोफाइल है और जिन प्रोडक्ट कैटेगरीज में हम काम कर रहे हैं EMS सिस्टम में, वो कंपैरेबल है हमारे ग्लोबल पीयर्स के साथ। मार्जिन एक्सपेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट
ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, और जो हमारे फोरेज हैं कंपोनेंट सेक्टर में, उसमें मार्जिन प्रोफाइल काफ़ी बेटर है। और सिमिलरली जो हमारे ODM प्रोडक्ट्स हैं, जो हम अप्लायंसेस कर रहे हैं, उसमें भी मार्जिन प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली बेटर है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में मार्जिन एक्सपैंड होंगे ब्लेंडेड बेसिस पे। ओके, मार्जिन एक्सपेंशन होंगे, और रातुल जी ये भी कह रहे हैं कि ग्लोबल पीयर्स से आपके मार्जिन स्टिल अगर आप देखें बेटर स्थिति में है। अच्छा अतुल जी, जिस प्रकार का अभी आपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बताया अपना, है ना, पिछले 3 साल में वो काफ़ी एक्सपेंड भी हुआ है। आपको सभी सेगमेंट्स को मिला के 2030 या फिर आपके मन में कोई आंकड़ा हो, एक विजन प्रेजेंट करेंगे कि कितनी कैपेसिटी एडिशन करना पड़ेगा आपको सभी सेगमेंट्स को मिलाकर? देखिए, कैपेसिटी एडिशन, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट सेक्टर में, डिस्प्ले में, ऑटोमोटिव डिस्प्ले में, IT प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले में, कैमरा मॉड्यूल्स में, मैकेनिकल्स में, ये हम कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे। डिवाइसेस की कैपेसिटी एक्सपेंशन में, अप्लायंसेस के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन में कंपनी कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करती रही है और आगे भी करती रही है। सो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। अतुल जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें बताई, वर्टिकल्स बताई आपने अपने बिजनेस की। सर, एक कंसर्न मेमोरी चिप के प्राइस को देखकर भी हुआ था। तो जिस तरीके से मेमोरी चिप्स के प्राइस हाइक्ड हैं और जिस तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आप अपने बिजनेस पे देखते हैं, और यहाँ पर इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, प्राइसेस मेमोरी की बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ी हैं, जिसकी वजह से डिवाइसेस की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ी हैं, और उसका एक डिमांड पे इम्पैक्ट होता है। मगर फॉर्चुनेटली हमारे केस में हमने अपनी वॉल्यूम सिक्योर करी है, हमारी वॉल्यूम में कोई डिक्लाइन नहीं है, तो हमारा तो वैल्यू वाइज टर्नओवर में इस साल अच्छा इंक्रीज आएगा। चलिए अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बातचीत की आपने, और एक बार फिर से जब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स होंगे तो आपसे बातचीत होगी या फिर किसी डेवलपमेंट पे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक काम करते हैं, लौटते हैं। आज पहली बार अगर आप देखें, है ना अनुज, डाउन टिक्स, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ गैस के बाद क्या रहेगी अनुज इस क्लोजिंग पर, और कल के लिए क्या अप्रोच रखें? कल वीकली एक्सपायरी भी। देखिए, वही अप्रोच है जो हमने 3 बजे ली थी। आज मार्केट ने फिर रेंज को रिस्पेक्ट किया, चाहे कैश क्लोजिंग माने या जो मर्जी क्लोजिंग माने। फैक्ट ये है कि हम फिर उस रेंज के बीचों बीच बंद हो रहे हैं। हाँ। और बाजार में ट्रिगर है नहीं इस समय तेजी वाले, तो इंट्राडे रहना है और अपनी पोजीशन समेट कर घर जाना है आपको। अगले दिन मार्केट आपको अच्छे से मौके दे रहा है, ऐसा कुछ आप मिस नहीं करेंगे। एक और चीज़, ऐसा कोई 100 पॉइंट 200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन नहीं हो रहा है। मैक्सिमम आप सुबह देखते हैं गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट अप या 30 पॉइंट नीचे होता है, और उसके बाद वहाँ से फिर आपको अच्छी ट्रेड मिल जाती है। तो ज़बरदस्ती का ओवरनाइट रिस्क कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। निफ्टी की बेसिक रेंज है 24,200 से 24,500। बैंक निफ्टी की बेसिक रेंज है 57,200 से 57,800। इस रेंज को ही आपको रिस्पेक्ट करना है और इसी रेंज को आपको ट्रेड करना है। बस 3 मिनट बाकी है मार्केट क्लोजिंग के, और जो भी ट्रेड्स हैं निपटा लें अपने ऑप्शन की ट्रेड्स, कल सुबह फिर फ्रेश पे लें। बेटर है इस वक्त रोज़ कुआं खोदें और रोज़ पानी पिएं, कोई ओवरनाइट रिस्क ना लें। यह है रणनीति। और देखिए, बाजार अभी भी उस चैनल को बहुत परफेक्टली और बहुत देर देखें शालीनता से उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है। आज भी करीब 24,200 की ट्रैजेक्टरी को रिस्पेक्ट दी। आज 24,360 400 की ट्रैजेक्टरी पार नहीं हुई, जो फर्स्ट कॉल आइटर्स का जोन था। निफ्टी बैंक का एक स्मार्ट पुल बैक रहा, लेकिन जाते जाते अगर आप इस कैंडल को बहुत बारीकी से देखें, गौर से देखें, तो क्या है इस कैंडल की लोअर शेडो, यानी लो वर्सेस आपका ओपन और क्लोज वर्सेस हाई, इतना वाइल्ड है। सिंपली अगर आप देखें, जिसे कहते हैं रेंज बाउंड, अपनी ट्रैजेक्टरी को रिस्पेक्ट देना, उसी में अगर आप देखें घूमता हुआ। आज का क्लियर कट विनर है कैपिटल मार्केट थीम और कुछ हद तक रियल स्टेट और अशोक लेन ऑटो स्पेस में, और एक दो अगर आप देखें तो केबल और वायर सेगमेंट में केआई इंडस्ट्रीज 5854 पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज होता हुआ, और मेटल्स में स्ट्रॉन्ग पुल बैक रहा, वेदर इट्स नाल्को, वेदर इट्स हिंदुस्तान जिंक, सेल, इन सभी काउंटर्स में टाटा स्टील में काफ़ी अच्छे खासे मूव थे, और एक आध अगर आप देखें ऑटो जायंट्स आज अच्छा कर रहे थे। बाकी इस क्लोजिंग को देखते हैं अनुज के साथ। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे डिफरेंशियल। अब सिर्फ फ्यूचर्स के प्राइस देख लेते हैं जहाँ पर टुवर्ड्स द एंड अच्छे मूव्स आए। IEX लेकर आइएगा एक बार ज़रा। IEX में टुवर्ड्स द एंड अच्छा मूव आया। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये दूसरा स्टॉक है जहाँ पर थोड़े से आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे।
ये देखिए मैं उन स्टॉक्स पर आ रहा हूँ पहले जो डे हाई पर बंद हुए। जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पर अच्छा मूव आया। इसके अलावा रैडिको खैतान रखिएगा एक बार, आज 4650 क्रॉस किया है इसने रैडिको खैतान ने। पता नहीं कब जाकर इसकी रैली रुकेगी। ऑलमोस्ट 4700। आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स तैयारी कर रहा है एक बड़े ब्रेकआउट की, यहाँ अच्छे मूव्स आए। इसके अलावा HDFC बैंक ये भी टुवर्ड्स द एंड अच्छे मूव्स दिखा रहा था। आज लगातार 52 वीक लो के करीब यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आती है, तो ये एक और स्टॉक था। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स जहाँ पर टुवर्ड्स द एंड कोलैप्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा लेकिन डिक्लाइन आई। एशियन पेंट्स ने लीड किया उससे। आई थिंक कच्चा तेल वापस 90 के करीब आया, उसका एक इम्पैक्ट। तो एशियन पेंट्स रखिएगा आप जरा एक बार स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी डिक्लाइन आई। डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट, यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिक्लाइन दिखाई देगी। आज टेलीकॉम स्टॉक्स करेक्ट हुए दोनों, भारती और वोडाफोन आइडिया। हालांकि भारती आज हमारी स्पॉटलाइट में था लेकिन नहीं चला वो थोड़ा सा डे लो के करीब आया भारती एयरटेल का स्टॉक। और वोडाफोन आइडिया भी रखिएगा। वोडाफोन आइडिया में भी आज थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ये स्टॉक भी आप देखें तो आज थोड़ा सा लोअर लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी आज कैश की क्लोजिंग थोड़ा सा प्री कैश क्लोजिंग से नेगेटिव साइड पर रही और ओवरऑल मार्केट के लिए आज फिर से एक रेंज बाउंड दिन रहा। तो श्रेया वीरू, एक और दिन समाप्त हुआ और अब तो हमारे लिए थोड़े 10 मिनट बढ़ भी गए। तो थोड़ा सा और ये 10 मिनट अभी बहुत खलते हैं जिस प्रकार का अगर आप देखें तो ये है ना, खलने की क्या बात है, डिसाइसिवली वगैरह आप देखें ना अभी तक मूव नहीं है। आई थिंक वीरू एक बात बताऊँ मैं आपको, एक समय आएगा लोग कहेंगे कि कैश वाज गुड, ठीक है ना, और वो सही इंट्रोड्यूस हुआ था। एक बार आप ये डिफिकल्टीज आयन आउट कर लेंगे ना, अब जरूरी थोड़ा है कि जैसे कहते हैं ना हमें ही सबसे पहले कूद के वो कैश में पैसा बनाना है ना। थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा देख लें कि सिस्टम कैसे इवॉल्व हो रहा है। बाकी सेबी चीफ कह चुके हैं, हाँ वही कि सेबी चीफ कह चुके हैं कि अगर कुछ मैनिपुलेशन हुई है तो देख रहे हैं और अगर कुछ डिफिकल्टीज को आयन आउट कर रहे हैं वो हो जाएंगी। जब उसके बाद वापस हम 315 to 340, ऐसा थोड़ा ना कि 315 to 340 में ट्रेड करनी ही नहीं है। इनफैक्ट सबसे अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो आती क्लोजिंग में, क्योंकि वो ज़्यादातर जो ब्रेकआउट होते हैं वो तो सुबह ही फेल चुके होते हैं। अगले दिन के ब्रेकआउट तो क्लोजिंग में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या लगता है आज उन्होंने कहा कि हाँ बदलाव स्वीकार करेंगे, ये 3% का बैंड जाएगा या फिर ऑप्शंस की एक्सपायरी पे थोड़ा टिंकरिंग करें? मैंने ना अपने 23 साल के करियर में एक चीज़ सीखी है, आरबीआई और सेबी और आरबीआई, इनको आप सेकंड गेस ना करें, है ना कुछ वो सोचें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वो जब आएगा तब आएगा, दैट्स इट, है ना। चलिए, तो ये बातचीत थी थोड़ी बहुत कैश को लेकर। एनीवे, अगर आप देखें कल एक्सपायरी का दिन है, कल फिर हम मुलाकात करेंगे पैनल मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।